अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नॉवेल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है मोहब्बत एक जुनून। बहुत ही अच्छा नावल है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की तरफ। पिछले 15 मिनट से झुलसती धूप में खड़े उसके मारे अरे गर्मी के बुरा हाल हो गया था। चेहरा स्कार्फ से ढांपने के बावजूद गर्मी से तप रहा था, मुंह में भंवर फट रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था पैदल ही घर तक का रास्ता तय कर जाए, मगर सूरज की तपिश के आगे वो अपने ख्याल की नफी करते दोबारा जेले पाँव की बिल्ली की तरह टहलने लगी। क्या गाड़ी का दरवाजा हुज्जत में खुलते वो नौजवान घर एक गेट की सिमत बढ़ा। वो काम के सिलसिले में रात ही लाहौर आया था। अब उसकी वापसी थी, मगर अम्मी ने के खाला की तरफ से बहन की शादी के लिए कुछ सामान साथ लेते आने की सराह पर वो उन्हें मना ना कर सका। वो दोपहर में ही खाला के घर आया था। अभी उनकी तरफ से निकले उसे 2 मिनट ही हुए थे जब उसे मालूम हुआ वो अपना फ़ोन हुज्जत में ही वहीं भूल आया है। गाड़ी रिवर्स करते वो इसी स्टेट में दाखिल हुआ। सूरज की तपिश से झुलते दरख्तों दरबार ने खामोश सन्नाटा की अपने होने की नवी सुना रही थी। गाड़ी से निकलते दरवाजे की सिमट बढ़ते वो ठहर सा गया। सूरज की तपिश दरख्तों के जलते पत्ते सुनसान सड़कें जब सब जैसे एकदम महकने लगा। अपने घोंसलों से चिड़ियाँ चहकने लगी, फूल खिल उठे और उसका थका दिमाग जाग उठा। वो दम साधे अपने से 15 कदम के फासले पर खड़े नकूश की कांच सी हल्की बुरी आंखों में खोसा गया। परेशानी, थकावट, कोफत, गुस्सा, जुनून कितनी ही मिले जुले रंग बुरी आंखों में समोए। स्याह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेटे वो दरमियाने कद की दुबली पतली से लड़की दम साधे चेहरा ऊपर की सिमत उठाए वक्तों में न जाने क्या तलाश करने लगी। एकदम उसकी आंखों के रंग बदले, तनाव, सुकून, शरारत, मासूमियत। इन नए रंगों के जुगनू से भरी आंखें चमकने लगी थी। इस नौजवान ने कभी इतने जुगनू एक साथ नहीं देखे थे। पूरी चमकती आंखों के जुगनू में इस नौजवान को अपना आबेबस महसूस हुआ। वो ठहरी, चेहरा झुकाया और गर्दन मोड़कर सुनसान सड़क को एक आस से देखने लगी। नौजवान का दिल डूबने लगा। वो अपना चेहरा वापस क्यों नहीं मोड़ रही थी। उसने अब से रुका अपना तनफ्फुस बहाल किया। उसका दिल तेज धरती ट्रेन की स्पीड से बाकी ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। रिक्शे की जंगारती थी आवाज़ पर माहौल का सुकून टूटा। लड़की रिक्शे में बैठी आदमी को कुछ हाथ हिला हिलाकर गुस्से में कह रही थी। रिक्शा मुड़ गया, लेकिन रिक्शे में सवार होती हंसी की आंखों का सहर अब भी उसके दिल में नक्श था। दाऊद भैया, अपने नाम की पुकार पर दाऊद हाज़म ने पलट कर देखा। उसका खालाजाद उसके यूं दरवाजे के पास खड़े होने पर इस्तफार कर रहा था। वो बेरब्त आसूदगी से मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ा, जहाँ तपती सड़क पर अब रिक्शे के जाने के पास नाटा था। दाऊद हाज़म का दम इतना बेलगाम नहीं था जो किसी पर भी हार बैठा। उसके पाक जज्बे तो उसकी किस्मत में आने वाली के नाम होने थे, और शायद वो अपनी किस्मत के रूबरू आंकड़ा हुआ था। बस इस्लामाबाद के रास्ते पर रवां दवां थी। अब शम यारा, मैं बस में सवार हो चुका हूँ। सुबह तुमसे मुलाकात होगी। आई लव यू, अपना ख्याल रखना। सुबह मुँह अंधेरे ही तुझे लेने पहुँच जाऊँगा। अब शम की शरारती रग फटती रहती थी। सेम टू यू मेरे दिल के गोशिए। दाऊद मुस्कुराता हुआ फ़ोन रख रहा था जब किसी नस्वानी आवाज़ पर उसकी मुस्कुराहट सुनती। एक लड़की उसके सामने वाली सीट के मुतालिक उससे दरियाफ्त कर रही थी। गिरी आंखों उस पर टिकाए वो अपनी सीट कंफर्म करके उसे खिड़की की जाने वाली सीट पर मुंतकिल होने का कहना चाह रही थी। उसकी आंखों में छुपी बात समझता वो खुद ही सीट से उठकर शीशे की तरफ रुक करके बैठ गया। दाऊद को गाड़ी खराब होने के बाद सफ़र के लिए बस में सवार होना पड़ा था। वो बाय रोड सफ़र करता था, इसलिए बाय एयर जाने की बजाय गाड़ी गराज में देते वो इस्लामाबाद रवाना होती। बस में सवार हो गया, कानों में हेडफोन लगाए, ताजदार हरम सब चलाकर वो सीने पर बाजू लपेटता, टांगें लंबी वो सीट इजी फॉर्म में रखकर वो आरामदा पोजीशन में नाच सुनता आंखें मूंद गया। अचानक वो करा था कोई नुकीली चीज़ उसकी पसली में बड़े जोर के से लगी थी। हड़बड़ाकर आंखों वार करते दाऊद ने चुपने वाली शय तलाशनी चाहिए थी। तभी तहजीब की कहानी एक मरतबा फिर उसकी पसली में आ लगी थी। वो रह गया था, जबकि वो लापरवाही से अपने इर्द गिर्द से बेनियाज अपने बैग में से कुछ तलाश कर रही थी। दाऊद ने तनदही नज़रों से उसे घूरा था। मिस, आप ज़्यादा अपने हथियार समेट कर बैठ सकते हैं हथियार समेट कर बैठ सकती हैं। दाऊद ने बड़े ज़ब्त से उसे उसकी कोहनी अपनी पसली में लग जाना बावर करवाया था। तहजीब ने नगाहें तिरछी करके के साथ बैठे नकूश के तासरात जाने और चेहरा सीधा करके अपना आधा सामान उसकी गोद में फेंक दिया, और उसकी कार्रवाई पर हैरान नज़रों से उसे देखने लगा, जो अब वापस बैग के अंदर मुंह डाले न जाने क्या तलाश करने लगी थी। इडियट, वो मैं बनाया। तहजीब नज़रें हनूज बैग पर जमी थी। बदतमीज़ नहीं, तहज़ीब नाम है मेरा, और दूसरा मुझे मेरी मतलूबा चीज़ मिल गई है। वो शुक्रिया मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए। तहज़ीब ने उसे इडियट कहने का बाखूबी नोटिस लिया था। उसके सामने एक पर्ची लहराई थी जिस पर कोई पता दर्ज था। वो बैग उसके सामने की चीज़ें वापस बैग में रखने का कह रही थी। वो हनूतों की तरह उसकी हरकतें देख रहा था, जो बड़े पुराने अंदाज में उसकी समझ देख रही थी। अब वापस डाल भी दो ये सामान, जिसमें लेडीज शैम्पू, परफ्यूम, फेस वॉश, वॉलेट वगैरह शामिल था। आपके काम नहीं आएगा ये सब, कुछ लड़कियों के इस्तेमाल की चीज़ें। हाँ, ये आप रख सकते हैं। तहज़ीब ने एक कैंडी उसके सामने लड़ाई थी। दाऊद का उसकी हरकत पर अलग तक करवा हो गया था। अपनी गोद में धरा सामान जाराना अंदाज में उसके बैग में पटक कर वो शीशे की सिमत चेहरा मोड़े बैठ गया। तहज़ीब का ताल्लुक लाहौर से था। उसकी छोटी उम्र में वालिदैन की आसाती मौत के बाद वो अपने मामू रियाज साहब के घर में ही राइस वज़ीर थी। हाल ही में उसकी डिग्री मुकम्मल हुई थी। उसकी नानी मामू ममानी हज पर गए हुए थे। वो अपनी पुप्पो के बेटे की शादी में शिरकत करने लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुई थी। पुप्पो के बच्चों के से उसकी बचपन से गहरी दोस्ती थी, लेकिन पुप्पो ने अपने शौहर के हमरा लंदन शिफ्ट हो जाने के बायस उनका आना जाना कम हो गया था। वो लोग सालों बाद वापस पाकिस्तान आ रहे थे, और उनके बड़े बेटे की शादी पर जाने के लिए वो आ तो गई थी, लेकिन उसे बस में सवार होने के बाद ख्याल आया अपनी हुज्जत में कही कि वो कहता घर में ही तो नहीं बुलाई। तहज़ीब एक जज्बाती शरारती सी लड़की थी, अपने इर्द गिर्द से बेनियाज ज़िंदगी लापरवाहियों से जीने वाली दुनिया से बेगैरत। उसकी ज़िंदगी मामू की फैमिली और चंद एक दोस्तों तक ही महदूद थी। वो कभी बहुत ज़्यादा बोलती थी, कभी बोलती ही नहीं थी। अपनी मुंडी तबीयत के बायस वो अक्सर लोगों में जल्दी नुमायाँ हो जाती थी। अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत लेना उसकी फितरत में था। जब आंखें छिपा छुपा कर बात करती तो सामने वाला खुद ही उसका शेर
हो जाता है। ऐसे लोगों को हँसाना, छोटी-छोटी खुशियाँ देना, मुस्कुराने की वजह बनना पसंद था, लेकिन कभी उसकी तबीयत अलग ही ताल्लुक सी हो जाती है। वो बगैर हिचकिचाए खुद को ज़्यादा वक़्त देती, बागवानी करती, हरियाली उसकी आँखों के नूर को सुकून बख्शती थी। उसका सबूत मामू के घर का सीधा लॉन और छत का मुख्तलिफ फूलों और पौधों फूलों से सजा हिस्सा था। उसे कुछ पसंद आ जाता तो खुशी हो जाती और नहीं आता तो लातल्लुक़ हो जाती। उसकी ज़िंदगी में माँ, बाप, बहन, भाई, दोस्त सब कुछ उसके मामू ही थे। मामू उसकी ज़िंदगी में ना होते तो शायद ज़िंदगी के जुनून मर से जाते। वो इसकी हर छोटी ज़रूरत से लेकर ख्वाहिश को वो तमग़ियत देते थे। अब भी उसके यूँ अकेले इस्लामाबाद रवानगी पर वो सख़्त खफ़ा हुए थे, लेकिन अब्बू के वाहिद खूनी रिश्ते वो खोना नहीं चाहती थी। मामू को अपना ख़्याल रखने का वो यकीन दिलाकर उसकी अपने लिए परेशानी कम कर दी थी, लेकिन अंदर से वो खुद नर्वस थी। वो पप्पू के घर का पता सँभाल कर बैग में रखती, चिप्स खाने लगी। उसकी टिक-टिक देखने पर दाऊद ने खौफ़ से उसे देखा। मुँह सीधा करके भी चिप्स खाई जा सकती है, मुझे क्या है, कहाँ फँस गया मैं? वो बराबर वाली सीट पर बैठी आंटी न जाने क्यों घूरी जा रही है। मुझे लग रहा है मेरी चिप्स पर नज़र है उनकी। अब मैं उन्हें सुला मार भी लेती, लेकिन चिप्स एंड हो गया है और ये मेरे पास एक ही था। अपनी बात बताकर ज़रा तिरछी नज़रों से इन उम्र रसीदा ख़तून का जायज़ा लेने लगी, जो दाऊद के ज़रा उनकी तरफ गर्दन मोड़ने पर शक्ल मोड़ गई थी। दाऊद की अम्मी का फ़ोन था। वो इसके इस्लामाबाद वापसी के बाबत उससे बात करनी थी। दाऊद उन्हें मीठे लहजे में अपनी खैरियत की तसल्ली करवा रहा था। तहज़ीब ने मोबाइल निकाल कर देखा, लाल स्क्रीन का खाली वॉलपेपर उसे मुँह चढ़ा रहा था। वो फ़ोन रखकर उसे नज़रअंदाज करके मोबाइल पर गेम खेलने लगा। बराबर वाली सीट पर बैठी ख़तून अब तहज़ीब से हल्की-फुल्की बातें करने लगी। तहज़ीब महज़ूब अंदाज़ में उनके सवालात के जवाब दे रही थी। दाऊद को उनकी गुफ्तगू से तहज़ीब के वालिदैन का ना होने का मालूम हुआ था। आधे घंटे बाद जब ख़तून अपनी बेटी से कुछ खाने का कह रही थी, तभी दाऊद ने ऐसा से सरगोशी की। छोटे होते तुम्हारी मामा ने नहीं सिखाया अजनबी से गुफ्तगू नहीं करते, तो आपको कौन सा मेरे रिश्तेदार लगते हैं? वालिदैन वाली बात उसे ज़रा दिल पर चुभी थी। ज़िंदगी एक बाग है जिसका तुम एक महकता फूल हो, प्यारी लड़की, लेकिन तुम्हें कांटों के ज़ोर ने दावेदार फूलों की सोबत से खुद बचाया है। हाँ, अपना खून धोखा देता है। ये भी अजनबी है। ज़िंदगी में बहुत से खूबसूरत फूल तुम्हारी जन्नत बढ़ेंगे, लेकिन उनकी अंदर की बेवजह जब तुम सूंघोगी ना, तो तुम्हारा दिल बासी सा हो जाएगा। ज़िंदगी इन्हीं फूलों के संगम का नाम है। कुछ तुम्हें अच्छी यादें और खूबसूरत मुसर्रत देकर जाएँगी, कुछ तुम्हें तकलीफ शिद्दत से रोशना करवाएँगी, कुछ तुम्हारी महक चुरा जाएँगे, तो कुछ तुम्हारे दिल को भाएँगे, लेकिन तुम्हें इन सब के फ़रेब से लगा होना है, जो तुम्हारी महक को तुम्हारे कांटों समेत कबूल करे। बस इन्हें अच्छा साथी जान लो, बाकी तो ये दुनिया फ़ानी है। तो इस बाग में बसने वाले फूल कौन-सा हयात रहने वाले हैं? जो फूल तुम्हारे दिल को तो भा जाएँ, लेकिन तुम्हारी रूह को बेसुकून करता जाए, उसे अपनी ज़िंदगी से नोच कर फेंक देना चाहिए। हर शख़्स हमारा सच्चा साथी नहीं होता, हर वक़्त का हयात नहीं रहता। वो अजनबी था, लेकिन उसके बोझ दिल का हाल जान गया था। क्या आप नफ्सियात के डॉक्टर हैं? तहज़ीब मुतासर होती हुई थी। दिल के हाल पढ़ने का इल्म अल्लाह फ़लक से सीधा दिल में उतारता है, इसलिए ये दुनियावी किताबें रटने की ज़रूरत नहीं होती। वो शासकी से बोला, ज़िंदगी के दो सच्चे मोती माँ-बाप जिसके खो जाएँ तो वो कभी सुकून नहीं पा सकता। इसका दिल बढ़ आया था। आँखें गुलाबी होने लगी थीं। माँ-बाप ज़िंदगी में मिलने वाला वो जैकपॉट है जिसका मुकाबला कायनात की कोई नेमत नहीं कर सकती। मामू कहते हैं मेरी आँखें बिल्कुल अम्मी जैसी हैं और बाकी मेरे चेहरे के नकुश बाबा जैसे हैं। कभी सोचती हूँ उन्हें मेरा चेहरा कितना प्यारा होगा जिसमें उन्हें अपना अक्स दिखता होगा, फिर भी वो मेरे साथ कदम-कदम पे मौजूद नहीं है। कभी हमारा दिल इतना भारी हो जाता है कि किसी अजनबी के सामने बेलगाम घोड़े की तरह दौड़कर खुल-सा जाता है। इसमें कोई हरकत नहीं होती। दिल में छुपे गम जब तक ज़हन से ना निकाले जाएँ, वो अंदर ही अंदर इंसान की रूह को दीमक की तरह चाट कर उसके जिस्म को मफलूज कर देते हैं। जिसकी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी ना हो, वो हर वक़्त नेमत के होते हुए भी सुकून नहीं पा सकता। दाऊद ने सीट के फूल से टेक लगा आँखें मोल ली। वालिदैन की मौजूदगी में दुनिया जहाँ के लोगों से दोस्तियाँ करके उनसे घंटों गप्पे लगाने वाली औलाद से जब वालिदैन में से किसी का साया चढ़ जाए तो उसकी रूह फड़फड़ाने लगती है। 40 से ऊपर का शख्स कैसे भाता है? ये दुरानियाँ इंसान के ज़वाल का है। जब हम छोटे होते हैं, यही वालिदैन हमारे लिए अपनी आसाइशें कुर्बान करते हैं और हम उन्हें ही जमा-जमा 8 दिन की यारियों पर कुर्बान कर देते हैं। जिसके वालिदैन नहीं है और जिसके हैं, दोनों ही यकसुई से एक 21वीं सदी में एक सी बेसुकूनी ज़िंदगी जी रहे हैं। वालिदैन की अज़मत का अंदाज़ा हम जैसे बेकदरों को कहाँ तलख़ हकीकत रूह चीर देती है। मेरा दिल करता है हर इस बच्चे के पास जाऊँ जिसके वालिदैन जैसी दौलत को पाया और वो हनूज़ उसके पास मौजूद है, और उनसे कहूँ कदर करो इस नेमत की जिसने से तुम्हें बगैर किसी जद्दोजहद के ही नवाज़ दिया गया है। इससे ज़्यादा अमीर बच्चा कौन हो सकता है जो भूख लगने के बावजूद घर की दहलीज़ पर नज़रें टिकाए। वो अपने वालिद की वापसी की राह तकता होगा, उसके बाजुओं के घेरे में चढ़कर अपने पूरे दिन की रवादात सुनाने को बेचैन होता होगा। उनके हाथ से बने छोटे-छोटे रुमाले खाने की चाह में भूख होते हुए भी अकेला खाना ना खाता होगा। जो अम्मी भूख लगी है लेकिन मुझे फलाँ खाना नहीं खाना कहकर मुँह बसोड़ता हो और उसकी अम्मी उसके लिए उसकी पसंद का खाना बना लाती हो। उसकी आँखें भर आई थी, वो चेहरा झुकाई ज़ब्त कर गई। वो वक़्त अज़ियतनाक था जब मुझे एहसास हुआ मेरे नसीब में वालिदैन की नेमत के जुगनू नहीं लिखे गए। वो दिल पर आज था। मुस्कुराहट से चेहरा उठाती बोली, तुम कुछ नसीब हो, तुम्हारी ज़िंदगी में ख़्याल और एहसास करने वाले मामू मौजूद हैं। वो इन सब में पहली दफ़ा मुस्कुराया था। उन्होंने तुम्हें दुनिया के सर्द गर्म से बचाया और तुम्हारी हर कमी को अपने ज़ात के एहसास से पुर कर दिया। इस दुनिया में कोई इंसान इस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो अपने दिल की ज़िंदगी की कमियों के साथ जीना और मुतमईन रहना ना सीखा जाए। तुम उदास हो क्योंकि तुम्हारे वॉलपेपर पर किसी अपने का कोई ख़्याल करने वाला मैसेज मौजूद नहीं। तो तुम याद करो इस वक़्त को जब तुम्हारे बीमार होने पर तुम्हारे मामू तुम्हारा पहले से बढ़कर ख़्याल रखते थे। जब तुम ज़रा ज़रा से सर दर्द पर तुम्हारी सहेलियाँ ऑफ़िस में तुम्हारे लिए पेनाडोल लेने भागती हों, फिर चाहे उनका कितना ही अहम लेक्चर मिस हो जाता हो। जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी नादानियों पर भी तुम्हें प्यार करते हो, जब तुम्हारा अजीब पुरस्रार ज़ात समेत लोग तुम्हें कबूल करके तुमसे मुखातिब होते हैं। हर दोस्त और साथी वहाँ वक़्त आपकी ज़ात का साया बनकर नहीं रहता। जैसे आप अपने अंदर की जंगें लड़ रहे हो, ठीक इसी वक़्त वो अपने हिस्से का वक़्त काट रहे होते हैं। जब आपको लगने लगे कि आपका दोस्त आपके मैसेज पढ़कर छोड़ गया, तो याद करो इस वक़्त को जब तुम ज़िंदगी से मायूस हुए थे और वो दूर होकर भी अपने जादुई हिम्मत बख्श अल्फाज़ से तुम्हें ज़िंदगी की नवीं सुनाता रहा था। जो सच्चे
रिश्तों के जुगनू तुम्हारे हाथों में जगमगाए हों, उन्हें कभी वहमों के सहारे छोड़ा नहीं करते, बल्कि अपनायत के पानी से उन्हें साफ करते हैं। जो आपका मुखलिस साथी हो, वो आपकी अगर एक पुकार पर दौड़ना चला आए, तो उसकी तरफ दौड़कर आपको जाना चाहिए। ये जो इंसानी जिस्म है ना, इसमें अल्लाह ने एहसास का सेंसर फिट कर रखा है। हमें महसूस होता है कौन हमारा वाकई में सच्चा साथी हो, तो बेकदरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने रिश्तों को वक़्त देना शुरू करें। अपने करीबी लोगों को चाहने जाने के एहसास से मुताबिक करें। याद रखो, ज़िंदगी एक बार है जो बिन मार कर अधूरा है। वो महक आपके दिल के ज़िंदा दिल के मुस्कुराने की है, अपनों के साथ से जी उठने की है। जब वालिदैन के साथ छोड़ जाने के ख़्याल पर तुम्हारा दिल कटने लगे, तो अपनी ज़ात के सुकून से उन्हें राहत बख्शो। उन्हें लगभग सब आसान है, पर सब कुछ सुकून है। बस ज़रा तहम्मुल से मोहब्बत के जुगनू थमाने की देर है। उसकी बात सुनकर तहज़ीब ने सीट की कुर्सी से सर टिका के आँखें मोल ली। रात 1 बजे के करीब बस एक पेट्रोल पंप पर चंद मिनटों के लिए ठहरी। दाऊद बस से नीचे पानी लेने उतरा था। उमर रसीदा खातून ने बड़ी लालदारी से तहज़ीब से पूछा, बेटा तुम्हारे साथ वाला आदमी क्या तुम्हारा शोर है? उनकी जाँचती नज़रों पर तहज़ीब का दिमाग बनकर से उठा। अरे नहीं आंटी, वो मेरा शोर कैसे हुआ भला? जब हमारी मुलाकात आज सफ़र में ही हुई है। मुस्कुराते हुए गोया हुई, जबकि सीट की तरफ से पलटे दाऊद ने के इसके नादान अंदाज में जवाब दिए जाने पर मुस्कुराहट लब अम्मा बी की बात पर सुड़क गए, जो अपने मुताबिक बड़े राज़ाना अंदाज में अपनी बेटी से कह रही थी। लेकिन पास ही मौजूद दाऊद और तहज़ीब तक उनकी बात बखूबी आ रही थी। देखो तौबा है भाई, ना जान ना पहचान कैसे चिपक के बैठे हैं दोनों। मुझे तो लगा था इसका शोर है, तभी इतनी असोलत से इससे बात कर रही थी। वो कानों को हाथ लगाती अपनी चादर को कोना दुरुस्त करने लगी, जबकि उसकी बात पर तहज़ीब की रंगत ज़र्द माइल हुई थी। उसने सर उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखा, जो उसके जर्द चेहरे को बड़े अफसोस से देख रहा था। तहज़ीब का दिल चाहा खिड़की तोड़े और वो इससे कूद कर यहाँ से कहीं गायब हो जाए। अम्मा की बातों का असर ज़ाहिर करने को दाऊद ने अपनी पानी की बोतल उसकी जानब बढ़ाई। पानी पियो, खोलता हुआ दिमाग ज़रा सुकून खा जाता होगा। तहज़ीब ने पानी की बोतल थामे शर्मिंदगी से मुँह मोड़ लिया। आपको हर एक को अपना असल दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें कह दो जो आपको बारे में सोचते हैं। आपकी ज़िंदगी की हकीकत हर एक के जान लेने के लिए नहीं होती। आपका जो असल है, उसके संग जगमगाते जुगनू से सजी ज़िंदगी जियो। बाकी जो आपके बारे में जो सोचता है, उन्हें सोचने दो। आपका वजूद इतना हल्का नहीं होना चाहिए कि हर एक को आप बस सफाइयाँ ही देते रह जाएँ। खुद एतमादी आपकी ज़ात को पहचान बख्श दिया है। जो दूसरों की बातों पर दिल बोझल करते हैं, अपना मूड ख़राब करके अपना दिल की कीमती लम्हात दूसरों की बातों पर सोचते गुजार देते हैं, उनसे बड़ा अपना नुकसान कोई नहीं करता। दूसरों की बेवजह खुद के मुतल्लिक की गई बातों को लेट गो करना सीखो। जितना उन्हें ज़हन पर सवार करोगे, इतना ही वो तुम्हारा सुकून बर्बाद करेंगे। महज इन बातों को अहमियत देनी चाहिए जो तुम्हें खूबसूरत ज़िंदगी की नोईद के जुगनू तुम आती हो। बाकी सब वेस्ट डस्ट डस्टबिन की ज़ीनत बनने के काबिल होती है, ना कि अब आपकी ताकि आपके कीमती दिमाग की उलझी सोचें बनने के लिए। उसकी बातें सामने वाले के दिल को सरचार कर देती थी। दाऊद खाज़म अपनी दिमाग से फूटने वाली मुस्बत शुआओं से अपने इर्द-गिर्द भी उजाला करने का हुनर रखता था। उसके पुरवकार चेहरे को चाँद-चाँद उसकी उजाला बखेरती शख्सियत लगाई थी। वो दाऊद खाज़म था जो आज तक किसी तितली की तरफ एक गलत निगाह मुस्कुरा कर नहीं डालता था। आज वो तहज़ीब हमज़ा के पहलू में बैठा उसे ज़िंदगी से महकते जुगनू थमा रहा था। ये किस्मत नहीं थी तो और क्या था? कुदरत जिसे चाहे कहीं भी राह चलते मिलवा दे। कुदरत के खेल निराले होते हैं, इंसानी सोच उसके सामने बेबस रह जाती है। बस ने स्टॉप से सवारियाँ उठाई। तहज़ीब लोगों की सीट से एक सीट छोड़कर दो आदमी आ बैठे। चंद मिनट ही गुजरे थे जब तहज़ीब का दम घुटना आके गुलाबी पानियों से बढ़ने लगी। उसने अपने स्कार्फ़ का कोना नाक पे रख सांस लेना चाही, लेकिन बेसुध दाऊद हैंडफ़ोन लगाए आंखें मूंद बैठा था। तहज़ीब ने ज़ोर से अपने लंबे नाखून दाऊद के हाथ पर मारे। वो बिलबिला कर उठा, पागल लड़की, तुम्हारा ताल्लुक किसी जंगल से तो नहीं रह चुका? नाम जितना तमीज़दार है तुम्हारा तहज़ीब, हरकतें इतनी फ़ज़ूल हैं। बदतमीज़ लड़की, क्या मुल्कल मौत की आमद हो गई है जो तुम्हारे सांस ही नहीं मिल रहे? वो अपना आँसू लाने लगा था। हाय, कोई खुद पसंद शख्स हैं आप। वैसे मैं कब से आवाज़ें दे रही हूँ, पता नहीं किस मैम की सुरीली आवाज़ ने आपको मतमोहश कर रखा है, जो मेरे हलक फाड़ कर पुकारने पर भी कान नहीं धर रहे थे। उसका दम ना निकल रहा होता तो वो उसे कच्चा चबा जाने का हुनर रखती थी। उसे व्हाट्सएप पर रिश्ते के वॉइस मैसेज वसूल हुए थे, जो लोग मीटिंग के दौरान वो ना सुन सका। अभी वही सुनने दाऊद के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग रही थी। उसके घरवाले अब को उसकी महबूबा जानते थे। दोनों का याराना बचपन से खासा मशहूर था। तहज़ीब के काफ़ी दफ़ा कहने पर भी जब वो टस से मस ना हुआ, तो अपनी निकलती जान के पेश नज़र उसे हिलाना पड़ा। तहज़ीब के अंदाज़ पे बयान पर वो गश खाता, उसे घुरी से नवाज़ता, उसकी जानब मुतवज्जो। आपके पास होस्ट कैंडी होगी? तहज़ीब ने उम्मीद से उसे देखा। इंतहाई कोई बेमरवत निकली तुम तो लड़की, पानी की बोतल लाकर तो दिया, अब बता देती वो 2-4 टॉफ़ियाँ भी ले आता। उसके अंदाज़ पर कलस्ती रक्त मुड़ गई। इस्लामाबाद से 1.5 घंटे की मुसाफत पर बस ने स्टे किया। पीछे 45 मिनट से तहज़ीब सिगरेट के महज़ 2 सेकंड के धुएँ से अपना बिगड़ता तनफ़्फ़ुस बहाल करने में लगी थी। बस रुकने पर तमाम सवारियाँ खाने पीने के लिए नीचे उतर गई थी। वो एक खूबसूरत रेस्टोरेंट था, जहाँ बच्चों के लिए झूलों से सजा बाग और उसके आगे स्टे एरिया था। दाऊद उतरता ही अंदर की जानब बढ़ गया। तमाम लोग मुख्तलिफ टेबल्स पर बैठे अपने खाने का ऑर्डर दे रहे थे। दाऊद के आगे बढ़ते कदम किसी आवाज़ पर रुके थे। फलक पर छाई गहरी रात पर सितारों की चमचमाती चादर बजे हाथ से बैठे चांद के गिरदी जलवा कना थी। चांदी की बिखरी करती लौ ने चांद का कसूर बड़े पुरुष अंदाज में बांध रखा था। सितारों की रोशनी में होश चमकता चेहरा आसमान की सिमत उठाए खड़ी। तहज़ीब से कोई लड़का कंधा टकराता आगे बढ़ा गया था। जब तहज़ीब ने चिल्लाकर उससे बातें सुनाती, गधा कहीं का आंखें इस्तेमाल करने को होती हैं। आधी धूम से खेतों में लगी आग बखूबी वाजवाबी थी, जो आंखें सर पर रखकर बेलगाम घोड़े की भाग रहे थे। 2 आंखें मौजूद होते हुए भी 2 अली हरकतें हैं। इडियट लड़का कान लपेट कर आगे बढ़ गया। दाऊद उसे यूं चलाता देखकर उसकी सिमत बढ़ा
क्यों शोर मचा रखा है? उसने कल सुबह का नाश्ता किया हुआ था हमारे भूख के। उसे तहज़ीब पर गुस्सा चढ़ा। तहज़ीब सख्त नज़रों से अब भी वैसी ही रास्ते को तक रही थी जहाँ से वो लड़का गुजर कर गया था। क्या तुम्हें वो काफ़ी पसंद आ गया है? पैंट की जेबों में हाथ डाले वो राजदारी से खोया हुआ। बाय द वे आप एक इंतहाई अपर दर्जे के मेंटल लगते हैं, वो फाड़ खाने वाली लहजे में उसे कहती अंदर की तमन बनती। वो गहरा सांस लेकर रह गया। यही तो वो चाहता था, तभी उसने उसे तपाने वाला जुमला कहा था। वो लोगों के मिजाज पढ़कर उन्हें उसी के अंदाज में कुछ इस तरह डील करता था कि इंसान को लगता था वो सीधे का सीधा है, और उसे हमने जवाब देकर बहुत बड़ा मार्का मारा है, जबकि वो बड़े स्टाइल से अपना काम निकलवा कर आगे चल दे पड़ता था। तो तहज़ीब और दाऊद ने अपना खाना बेरे को बताया। अम्मा बीबी उन्हीं के साथ वाले टेबल पर आ बैठी थी। तहज़ीब को मामू की कॉल आ रही थी। वो उससे बात करने लगी। जब बातों के दौरान उसे मालूम ना हो सका, दाऊद उठकर अंदर की जानब गया था। वो फ़ोन कान से हटाकर अपना बकाया खाना खाने लगी। उसका हैंडबैग उसके सामने वाली कुर्सी पर धरा था। वो खाने से फारग होकर हाथ धोने अंदर जाने को उठी, जब अम्मा भी उसके साथ चलने को चल दी। दीरानी मुझे भी ज़रा गुस्लखाने तक ले जा। तहज़ीब का अपने बैग को थामना था, हाथ हवा में ही गया। उसे जांचती नज़रों से अम्मा भी की बेटी की सिमत देखकर, अरे ये खाना खा रही है मेरी धी, बड़ी जिली है। हम लौट भी आएंगे और देखना इसकी रोटी ही नहीं मुकनी। वो आगे बढ़कर अब तहज़ीब का हाथ थाम चुकी थी। बहन के बैग का भी ध्यान रखी, खाली रोटियां ही ना तोड़ती रह जाएं। वो अम्मा भी के मिजाज से कुछ वाकिफ़ हो गई थी। उन्हें लिए अंदर की सिमत बढ़ गई। चेहरे पर पानी के छींटे मारते उसके थके असाब नॉर्मल हुए। वो चेहरा स्कार्फ से थपथपाती बाहर निकल आई। अम्मा भी मौजूद नहीं थी। उसके मिजाज वैसे ही उसे अजीब लगे थे। वो सर झटकी अपनी मेज़ की सम्मत भरी, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसका दिमाग भम से उड़ा। अम्मा भी और उसकी बेटी दोनों उसके बैग समेत गायब थी। गाड़ी में होंगी, ऐसे कहाँ जा सकती हैं? वो अपना चेहरा थपथपाती खुद को जगाने में में जो थी, जैसा वो सोच रही थी ऐसा हकीकत में हुआ ना था। वो भागती हुई बस में दाखिल हुई। अम्मा भी की सीट पर जाकर देखा, उसका सामान भी नहीं था। मेरा बैग, वो मुड़ी हुई आवाज़ में बड़बड़ाई, अजनबियों से गुफ्तगू नहीं करते, हर राह चलता तुम्हारा साथी नहीं होता। मुझे अम्मा भी मशकूक लग रही हैं। तहज़ीब उनसे ज़्यादा बात मत करो। दाऊद की मिली-जुली रास्ते में कही बातें उसके कान में गूंजने लगी। वो अनजाने में उसे उल्ट कर रहा था। वो अनजाने में उसे अलर्ट कर रहा था। कहाँ था वो शख्स? वो अपनी मेज़ की सिमत बड़ी। उसका दिल किया खुद को 2 थप्पड़ लगा दे। पहले ही इन आदमियों की सिगरेट्स के धुएँ से उसकी तबीयत डाउन हो रही थी। ऊपर से अपना हैंडबैग खो बैठा। वो अच्छी खासी बेवकूफ़ बन चुकी थी। मैं किसको बताऊँ? ना मेरा फ़ोन बचा है, ना 1 रुपया मेरे पास। उसका चेहरा शिद्दत से सुर्ख हो गया था। दाऊद जो मेज़ पर बैठा काफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था, उसके यूँ हारे हुए अंदाज़ पर चौंक गया। बेवकूफ़ किस फड्डा डालकर आई हो? मैं वाक़ई में बहुत बेवकूफ़ हूँ। उसकी शक्ल होने वाली हो गई थी। नहीं अब ऐसा भी नहीं है। वो चौंका, कुछ तो गड़बड़ थी। अभी आप ही ने तो कहा था वो बिगड़ी थी। दाऊद को समझ नहीं आया उसके बेवकूफ़ कहने पर वो इतनी एहसास हो जाएगी। देखो तहज़ीब, वो तहम्मुल से बोला, देखा ही तो नहीं किया। मेरी अक्ल पर बेवकूफ़ों का पर्दा जो पड़ा है, बेवकूफ़ी का पर्दा जो पड़ा है। उफ़ मामू, मुझे मामू के पास जाना है। मुझे इस ज़ालिम दुनिया में अकेले नहीं रहना। वो मामू को फ़ोन करने उठी, लेकिन फ़ोन ना होने पर एक दफ़ा फिर अपना धोखा याद आने पर उसका दिल भर आया। सब ठीक है, इतनी एहसास क्यों हो रही हो? देखो मैं माज़रत चाहता हूँ, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। दाऊद की बात पर वो भड़की। बेवकूफ़ थी तो अजनबियों की बातों में आ गई। बट मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो यूँ मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? वो गुस्से से बोला। तहज़ीब ने गुलाबी पट्टी आँखों में गुस्सा लिया। उसकी जानिब देखा, दाऊद को देखा, उसकी नाक पर गुस्सा रिश्ता था। तहज़ीब ने फ़ौरन नज़रें फेरी। अल्लाह अकबर! तहज़ीब, तुम्हारा दिमाग वाक़ई में हिल चुका है। वो नज़रें झुकाई, उससे मुखातिब हुई थी। देखिए, उसे समझ नहीं आई वो उसे अपना बेवकूफ़ बनना कैसे बताए। देख रहा हूँ, बोल भी चुको। वो इस ओवर एक्टिंग की दुकान से सख़्त आजिज़ आ चुका था। क्या थी वो लड़की? तहज़ीब ने एक ही सांस में उसे सारी वारदात सुना दी। वो मुँह खोले हनूतों की तरह उसकी बात पर क्या रद्द-ए-अमल करे सोच रहा था। तहज़ीब उसके तासरात पर होशियार होगी। मुझे आपका फ़ोन चाहिए। क्यों? अब क्या तुम्हारे इसे लेकर भाग जाने का इरादा है? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? तुम वैसे भी नहीं लगती। उसकी हरकतों से वो आजिज़ आ चुका था। वो मुँह तोड़कर रह गई। दाऊद ने बस के स्टाफ से बात की, लेकिन अम्मा भी और उसकी बेटी का कुछ मालूम ना हुआ। वक़्त 2 घंटे मज़ीद चले गया। तहज़ीब ने दाऊद के मोबाइल के ज़रिए मामू से रब्ता करना चाहा, लेकिन हज के दौरान उसका नंबर बंद जा रहा था। वो दिल-बहलता सीट पर ज़ब्त कर किए बैठी थी। तुम इस्लामाबाद पहुँचकर फूफो से रब्ता करोगी, वो तुम्हें स्टॉप से लेने आ जाएँगी। वो उसका ध्यान बटाना चाह रहा था। तहज़ीब का नया दुःख जागा था। मुझे मामू के सिवा किसी का नंबर नहीं याद, जाके फूफो का याद करती। मुझे तो उनका पता भी नहीं मालूम। मेरा जीपीएस हमेशा से ख़राब रहा है। वो सर उठाकर ऐसे ही चल पड़ी थी फूफो के घर का दौरा करने। उन्हें मालूम भी है ना कि तुम आ रही हो? वो चौंका। ऑफ़ कोर्स मेरी सकी फूफो है, मेरे पास उनका पता लिखा हुआ था। लेकिन उसकी बात पर दाऊद ने दरमियान से उचक ली कि वो अम्मा भी उड़ा कर ले गई। वो दुखता सर दबाती अपनी किस्मत को कोसती थी। सफ़र स्टॉप पर बस रुकी। फ़ज़ा में तलस्सुम सा बिखरा था। हर सौ पहले पहाड़ों में तहज़ीब को अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। ना फूफो का पता मालूम, ना उनका नंबर मुँह पर ज़ुबानी याद रहा। वो चल पड़ी तहज़ीब भी फूफो के घर छापा मारने। काश मेरा भी कोई मनहूस जहाँ सिकंदर जैसा होता। वो यही कहीं मेरा साया की तरह पीछा करता मुझे गैर महफूज़ राहों से बचाने अपना फ़राई पैन देकर पहुँच जाता। वो खुद को कोस रही थी। क्या सूझी उसे मामू के बगैर इतना सफ़र करने की, जबकि वो जानती थी हकीकत में कोई जहाँ सिकंदर इस्लामाबाद में उसका मुंतज़िर नहीं। तमीज़दार रोलर कोस्टर। तभी किसी ने उसके सामने चुटकी बजाई। दाऊद का चेहरा अपनी नज़रों के सामने देखकर उसका दिल रोक देने को चाहा। तहज़ीब अमज़ा नाम है मेरा। दाँत पीस कर अपना पैक उठाते वो पीछे को मुड़ी। रुको, कहाँ जा रही हो? चुड़ैल अपने पीछे इस्लामाबाद के शहज़ादे की पुकार पर वो रुकी। किसी पहाड़ से कूदने बता दीजिएगा कौन सा सबसे बुलंद है, ताकि सहूलत से ये काम उसे अंजाम दे पाऊँ। वो बिना पलटे वो जलकर बोली, अभी हम इस्लामाबाद वाले इतने बेमुरव्वत नहीं हुए। अपने शहर की दहलीज पर आई मेहमान को यूँ खुदकुशी का वीज़ा देने लगे। वो मुस्कुराहट ज़ब्त करता बोला था, मेरे साथ चलो, तुम्हारे मामू से रब्ता करते हैं। वो जानता था वो कभी उसके साथ यूँ जाने को नहीं मानेगी। मैं अपनी फूफो को ही तंग करूँगी। बहुत शुक्रिया। न जाने वो क्यों चिढ़ी थी। सोच लो, बेशक इस्लामाबाद इंतहाई खूबसूरत जगह है, लेकिन इसके हसीन सुकूत बखेरते पहाड़ों में भेड़िए भी बसते हैं। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। दूर से हुस्न की बरसात करती देवियों में तन्हा खो जाने की तमन्ना करने वाले जब असहारे वहाँ आ बसे, तो रुसवा ख्वारी के उनके हिस्से में कुछ नहीं आता। पैंट की जेबों में हाथ डाले वो उससे वाह करवा रहा था। नहीं, वो उसे डरा रहा था। तहज़ीब को यही लगा। वो फटी और उसने अपनी आंखें फ़क़ की सिमत उठाई। आंखें खौफज़दा थी, परेशानी से कचोले खाता। हाथ अपने दिल पर रखकर वो उसे फ़क़ से नज़र घुमाकर स्याह अंधेरी सड़क पर डाली। अगर मैं यहाँ से अकेली निकली तो कहाँ जाऊँगी? किसी होटल में भी ठहरना नामुमकिन है। पैसा एक मेरे पल्ले नहीं। किसी ने ज़ोर से आंखें
खींची थी, कितनी शिद्दत से उसे मामू याद आए थे। वो कभी उसे दिन में भी अकेले गुमनाम सड़कों पर नहीं जाने देते थे, हमेशा उसे दुनिया के सर्द गर्म से बचाकर रखा था। आज वो बेसहारा किसी दूसरे शहर में लवारसों की तरफ खड़ी थी। ज़िंदगी ने उसे माँ-बाप जैसे अनमोल नेमत छीन ली थी, लेकिन दुनिया की हर आज़ाइश उसको कम कदर बनी थी। कभी उसने उसका शुक्रिया अदा करना फ़र्ज़ नहीं समझा था। वो एक कलाम में अपने आप बेपरवाह परिंदे की तरह छोड़ देने की आदत थी। ज़िंदगी के रंग, मोहब्बत की जुगनू, कुदरत के खूबसूरत नज़ारे, अल्लाह की नेमतों की तो उसने कभी कदर करना सीखा ही नहीं था। उसका दिल हमेशा ही एक बेरफ़त उदासी का मरकब बना रहा था, जैसे कहीं भी सुकून नहीं आता था। वो तन्हा थी, लेकिन वो लावारिस नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत के जुगनू नहीं थे, लेकिन ज़िंदगी जीने की शम्मा मौजूद थी। वो क्यों इन त्योहारों पर जी नहीं उठती थी, जिस पर तैयार होना उसकी उम्र की लड़कियों का शिवा हुआ करता था। उसे क्यों हँसना, खेलना, मुस्कुराना पसंद नहीं था। वो अक्सर खुद से ये सवाल करती थी और खुद ही उदासी के जंगल में अपने बेपरवाह वजूद को परिंदे की मालिक भटकने को छोड़ देती थी। अल्लाह ज़िंदगी में कोई एक नेमत छीन ले तो उसके बदले में उससे बढ़कर नेमतों से नवाज़ता है। अपनी ज़िंदगी गमों से कोस उदासी के जंगल में झोंक देने वाले लोग अपना दिल खुद बोझल किए रखते हैं। ना कुदरत इतनी बेरहम है कि इंसान को गमों में पटक सुकून की लोरी दुनिया भूल जाए, ना ज़िंदगी इतनी बेरंग है कि उसे मोहब्बत के जुगनू के बगैर ही गुजार दिया जाए। फैसला करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लिया। चेहरा मोड़े वो बस इतना बोली, "आप सामान ले लीजिए, मैं आपके साथ चलूँगी।" गुड। 2 मिनट बाद वो वापस उसकी तरफ आया। उसके सामने खाली अंधेरे में डूबी सड़क उसे मुचुरा रही थी। "दाऊद खासम, तुम एक लड़की की हिफाज़त नहीं कर सकते। तुमसे बड़ा डफ़र पूरी कायनात में कोई नहीं।" उसका जी अपने बाल नोचने को चाहा। "तुमने ठेका तो नहीं उठाया? तुम्हारी कौन-सा रिश्तेदार लगती थी? जाने वाले अपनी राहों को निकल जाते हैं। हर राह चलते मुसाफिर को अपने सफ़र का साथी समझने वाले बेवकूफ़ होते हैं।" उसने नज़रें ऊपर की सफ़ेद उठाई, बुरी आँखें मंज़र पर आगे दिल पर हाथ रखते उसने अपने धड़कनों का शोर सुना। जेब में मोबाइल चीखा तो फैला फसूल बिखरा झल्ली लड़की जा चुकी थी। सर झटकता वो अफजम को सुनने लगा। मिस्टर वो 2 दिन जुदाई के हमारे बर्दाश्त नहीं कर पाए। शक्ल कैसे सर्द-माइल हो गई है। मेरे शेर तुमने खाना सही नहीं खाया या लाहौर की तितलियों के जुगनू में खाने का होश नहीं रहा। अफजम बकायदा माऊं के अंदाज में उसके चेहरे के नकुश तफ़सील से झूठा उसका तफ़सीली जायज़ा ले रहा था। ना तो तुम मेरी अम्मा हो, ना मैं बुआ, तो अपनी बकवास बंद रखो। दाऊद ने नाक के लिए 1 मिनट वो गाल पर उँगली टिकाए टुकटुकी बाँधे उसे घूरने लगा। यूँ झील सी आँखों से क्यों मुझे घूर रहा है? दाऊद भड़का था। देख रहा हूँ तेरी आँखों के जुगनू कैसे धीमे-धीमे चहकते दम तोड़ रहे हैं। अफजम ने आँखें छोटी की। अफ़लातून का उस्ताद होने का एज़ाज़ तो अफजम अलहराम को हासिल था। 2 डबी सिली बॉय मेरी कौन सी नई नवेली दुल्हन नाराज़ होकर मेके रवाना हो गई है जो मेरी आँखों के जुगनू उदास होंगे। दाऊद ने बाल गोल की। खैर बेगम के मैके जाने से तो तेरी बाँछें खुल जाती थी। मैं ज़्यादा मेहनत जैसे गंभीर मिस किए लगने वाली सरफ़ की कार्रवाई का मुआयना न कर रहा था। अफजम ने दाँतों की नुमाइश की। वो उड़ती चिड़िया के ऊपर गिरने वाला क्या दाऊद हाज़िम के बदलते अंदाज़ न जाँच पाता। दोस्त शय ही ऐसी है, उसे आपके मसाइल जानने के लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। वो आपके अंदाज़ से ही आपके दिल के राज़ जान लेता है। दोस्ती का रिश्ता होता ही अनमोल है, जहाँ बंदा बगैर ठुकराए या रद्द किए जाने के खौफ से अपने दोस्त के कंधे पर सर रखकर अपनी दास्तां बोझल दिल से सुनाकर अपना जी हल्का कर सकता है। दोस्ती में ना तो लान-तान की जाती है, ना दुत्कारा जाता है। दोस्तों बस मुस्कुराहट वार देना चाहता है। वो अपने यार को दुनिया के सुख ना भी दे सके, लेकिन गम में उसके साथ डटकर खड़ा होता है। सुकून के लम्हे उसके नाम कर देता है। दाऊद अब लाहौर मीटिंग के हवाले से उसे हल्की-फुल्की बातें बता रहा था, जब गाड़ी एक झटके से रुकने से उसका सर डैशबोर्ड से टकरा। गधे मेरा सर फाड़ दिया। चल मेरा बच्चा, कब सी पहाड़ से कूद चलते हैं। रोड एक्सीडेंट से मरने में चस नहीं आएगी। दाऊद अब्रेश के ड्राइविंग के दौरान खाने से सख्त चिढ़ा था, या शायद वो उसके लापरवाही से खुद को नुकसान पहुँचने से डरता था। एक मैं तुम्हारे लिए नरम गरम बिस्तर से दिल मारकर मुँह दे रहे अपनी नींद करवा कर क्या आया, फिर मेरे पेट में पार्टी करती भूख के तेरे फुटबॉल खेलते मेरी जान हलक को लाए हुए हैं। तुझे मालूम है मैं रात देर से ऑफिस से लौटा हूँ, लेकिन फिर भी तुझे मेरा खाना बुरा लग रहा है। जा दफ़ा हो जा, उतर मेरी गाड़ी से पैदल सड़ता हुआ घर जा, फिर टांगें टूटेंगी तो मेरी कदर होगी। अब्रश ने आंखें गम से ढीली करते उसके बाजू पर जोर से चपेट मारी। अपना तुम बस कर मेरी बला से किसी ट्रक से गाड़ी फोड़ दे, लेकिन ब्रो अभी तेरी मंगनी नहीं हुई। तो कैसे अपने होने वाली बच्चों से उनका फ्यूचर अब्बा छीन कर उन्हें लावारिस दुनिया में छोड़ देना चाहता है? तुझे ख्याल हो ना हो, मुझे अपने भतीजों का बड़ा ख्याल है। दाऊद ने भी उसी के अंदाज में उसे झाड़ पर लाई। उसके ड्रामेबाजी गाड़ी के सामने किसी वजूद की मौजूदगी से जरा ठहरी। तहज़ीब दाऊद चौंकता हुआ गाड़ी से उतरा। "व्हाट? तुझे मोहतरमा का नाम कैसे मालूम? तेरी दूर की रिश्तेदार है या मुझे पता ही नहीं?" अब्रश उसकी जैकेट खींचता सरगोशी में बोला था। शट अप! दाऊद ने कोहनी उसके पेट में मारी। तहज़ीब ने वहीं सड़क पर खड़े एक फैसला किया था। वो पहले एक अजनबी के हाथों बेवकूफ़ बन चुकी थी, अब दाऊद के साथ तन्हा चलने की गलती नहीं करना चाहती थी। औरत गैर मर्द के साथ तन्हा कहीं जाने के अहल नहीं होती, चाहे उसका किरदार कितना ही पाक हो। अकल और शऊर दोनों ही उसे इस गलती को गलती से भी करने की इजाज़त नहीं देते। उसने किसी थाने में जाकर अपने खोए जाने का बताकर मामू से रब्ता करने का सोचा और दाऊद के सामान लेने जाते ही वहाँ से निकल आई। मगर किस्मत अक्सर वो नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। कभी किस्मत हमें ऐसा मुँह के बल कराती है कि पीछे मुड़कर अपने लिए महज पछतावे के कुछ नहीं सोचता। सुबह सादिक के वक़्त इस्लामाबाद की सड़कें सुनसान और उफ़क़ पर सुकून के बादल छाए थे। बारीक नज़र आते चाँद और दबदबाते बादलों ने उफ़क़ ढँप रखा था। पहाड़ खामोश और परिंदे चहक जा रहे थे। पहाड़ों से घिरा शहर इस्लामाबाद की खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। तहज़ीब पहाड़ों के फसलों में अपनी ज़ात मुँह किए बेपरवाह अंधेरों में रास्ता तलाशती चलती, उसी पर सुकून शहर के सुनसानियत अपना वजूद में महसूस कर रही थी। जब अपने पीछे किसी की कदमों की आवाज़ के चाप पर उसकी गुदी के बाल काँप गए। दिल डूबा, लेकिन एक दाऊद हाज़िम का ख़्याल उसकी चादर पर छाते ही जैसे गहरे साथ में जुगनू रोशन हो गया। वो उसे छोड़कर नहीं गया था। अजनबी था, लेकिन अपना लगता था। बेपरवाह था, ये परवाह करना जानता था। खुशगवार हैरत से निचला दबाए वो यूं ही पलटी खुद से 10 कदम दूर 6 फुट के हड़ते कट्टे नशे में धुत आदमी को देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे।
परी मेरे पास और लटराते कदम उसकी जानब बढ़ाता वो उसे पुकारा था। आग लगे परी को वो अपना कपड़ों वाला बैग दोनों हाथों में उठाती दूर दौड़ती हुई मेन रोड तक आई और सामने से आती गाड़ी से टकराई। उसके जिस्म से ने उसका साथ छोड़ दिया। वो डूबते दिल के साथ दुनिया से खोज करने का सोचती आंखें मीच गई, मगर शायद अभी पहाड़ों में ज़्यादा मजीद ठहरना बाकी था। गाड़ी से निकलने वाली हस्ती को देख उसकी आंखें गुलाबी बादलों से भर गई। दाऊद के सर में जो शख्स से बेपरवाह उसने आगे बढ़कर दाऊद की आस्तीन को जोर से बोचा। क्या मालूम वो नशे में तो आदमी अभी उसे परी परी पुकारता। उसके पीछे ही यो प्रिंसेस वाई आर यू क्राइंग। अभिलाष उसकी वगैरह डबडबाती आंखों में झांकता एक जब से बोला था। दाऊद ने उसे नजरों से बुरा तो वो जबान दांतों तले दबाता 2 कदम पीछे हटा। दाऊद उससे आगे उसकी भीगी आवाज़ ने एक उसका साथ ना दिया। वो फुट फुट कर रो दी। सबको मुस्कुराहट देने वाली अक्सर नाइयों के स्वभाव टूट कर बरसते हैं। उसकी ग्रे आंखें थमने का नाम नहीं ले रही थी। तहजीब रिलैक्स मैं हूं ना। दाऊद ने नरम लहजे में अब्रश की आंखें बाटलों की तरह घूमी। एक पल उसे छू लग गया। पानी लेकर आओ। दाऊद की आवाज़ पर वो जूस को ले उसके सामने धराता मध्यम आवाज़ में गोया हुआ। लीजिए जनाब मेरे हिस्से का खाना भी अपनी दूर के रिश्तेदार की खिदमत में पेश कर लें। तो तू चाहता ही नहीं है कि मेरी भूख हल्की हो। अब्रश कहाँ बाज आने वाला था। गाड़ी की पिछली लिस्ट पर बैठे दाऊद को सारी बात बताकर वो हैरान नजरों से अब्रश को देख रही थी। मिस्टर एरोगेट ने तो मेरा तरफ कराया नहीं, मैं ही आपसे अपना तरफ करवा देता हूँ। मैं अब्रश आराम दाऊद हाजुम का इकलौता जिगर, अपनी मामा की आंखों का नूर, अपने पापा की आंखों का चुपता मोती, दाऊद की आंखों का कोहिनूर, दाऊद के घर वालों की आंखों में मिस्टर एरोगेट और एंड रोड गाय की चलती पड़ती रूसी महबूबा प्लस दिल का गोशा। और तुम अगर अपनी गरे आंखें टपका कर देखो तो तुम्हारे पूरे इस्लामाबाद में मुझसे ज़्यादा नेक शरीफ से आदत लड़का कहीं देख जाए तो अपनी आंखें फोड़ लेना। अरे ऐसे क्या मुंह खोले देख रही हो, ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं तो तुम्हारी आंखें सेफ रहेंगी। एंड अब उसकी चलती जुबान रखने का नाम नहीं ले रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दाऊद ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखे तहजीब की तरफ देखा। देखते वफा के अगले पिछले कार्ड अब्रश के मुताबिक तोड़े थे। मेरा दोस्त पैदाइशी क्रैक है, बल्कि भूख से इसकी चलती जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसलिए इसकी बातों पर कान मत धरना। अब्रश ने हैरत से फैलती आंखें उसके चेहरे पर गाड़ी तहजीब के तासरात जान के वो उसकी हालत पर तक बुलाए कर हंस दी। मेरे दिल पर छाई बहार, गुलाबी आंचल ओढ़े शराब ऊपर छाई रंगीन रुत फिजा में महकती महकार सुनहरी किरण की कहकशार। नब ये बिखरी बिखरी गुलजार सब बेमैनी है जाना। महज एक कीमती है तो तू तेरी गहरी मुस्कान। दाऊद ने फ़ौरन उसके चेहरे से नजरें फेरते अब्रश को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया। 6 बजे सूरज इस्लामाबाद के पहाड़ों में आसजा लॉन्च के छोटे पर झूले पर बैठ जमा लड़की दुनिया से बेपरवाह साइमा करम चौधरी का नावल दीमक ज़दा मोहब्बत पढ़ने में मगन थी। जो उठी हुई चील उसकी टांग पर आ बैठी। अम्मी वो जलजलाती हुई झूले पर टांगे लपेट कर बैठ गई। फरी कोई शहरों में या बाकी है। आज़म और दाऊद की शय ने ये बिगाड़ रखा है। तुम्हें देख कर कह सकता है इस हफ्ते तुम्हारी शादी है। लड़कियां तो अपनी शादी छोड़ दूसरों की शादियों पर शॉपिंग करने जाती हैं। अपनी एक मेरी निकम्मी औलाद है जैसे अपनी शादी पर भी इन मुहे नावल पढ़ने का फूस सवार है। माँ बेगम अपने दूसरी पाँव से चप्पल उतार कर लॉन में बैठी अपनी औलाद को सुलाते सुनाते निशाना बांधा। जब मारकर झूले की ओर में हो गई। अम्मी को अपनी जवानी एक बेटी को 1 हफ्ते बाद शादी हो उसे ऐसे सपनों से नवाजता है। वो दहाई देती अंदर की समझ बड़ी नावल का सीना मुकम्मल होने पर उसका दिल खटा हो गया था। बेटी को भी शर्म आनी चाहिए ना, वहाँ अकेली खप रही है। भाई घर आने वाले हैं, 1-2 दिन में मेहमान आ जाएंगे। हज़ार को काम है, लेकिन नहीं इन मोटी किताबों में सर्दियाँ सारा दिन गवा देती हो। बस तुम्हारी खुशी के बाद गली में डालकर इन डाइजेस्टर को आग लगा देनी। मैंने बेगम माहिदा बेगम माहिदा बेगम किचन में खड़ी अपनी दफ्तर को अड़े हाथों ले चुकी थी। मैं अपना एक नावल अपने संग लेकर जाऊंगी। अम्मी आपको ज़रा तरस नहीं आ रहा? बंदा रद्दी में दे देने की धमकी देता तो समझ आता। आप तो आग लगाने की चली हैं। बाखुदा आप होते कभी सांस की कमी महसूस नहीं होती। ऐसा भी क्या बिगाड़ रखा है मेरे प्यारे नॉवल्स ने आपका? वो सोफों से कल रात शॉपिंग से वापसी का सामान उठाकर अंदर कमरे में रख रही थी। इन डाइजेस्टर ने मेरी कमी औलाद को बिगाड़ दिया है। ये क्या कोई कमी कम है? और तुम किससे पूछकर ये कबाड़ अपने साथ ऊपर जहेज में ले जा रही हो? वो चिमटा हाथ में पकड़ी उसकी तरफ बढ़ी। अम्मी किताबें कबाड़ नहीं होती, ये अदब वालों की ज़िंदगी सवार देती है। और बेअदब किताबें पढ़ने से इंसान को हासिल होने वाले फैज़ का मुकाबला इंटरनेट के दौर से करते हैं। मेरे बेवकूफ़ हैं ये लोग। जो किताबें इंसान को नफ़ा देती हैं उसका मोल नहीं लगाया जा सकता। और रही बात मेरे डाइजेस्टर की अपने ससुराल ले जाने की, तो उनसे मुझे मोहब्बत है। मेरी ज़िंदगी में नावल्स के सिवा कुछ भी नहीं। उन्हीं के मेरी ज़िंदगी के तमाम ख्वाब गतिश करते हैं इंसान महकते। मेरा ज़िंदगी जीने का दिल चाहता है और इनसे मोहब्बत की है। मोहब्बतें तो अनमोल होती हैं, इनमें शराइत नहीं लगाई जाती। शराइत से रिश्तों को नमक लग जाती है और नमक लगी मोहब्बतें इंसानों के दिल में हैरान करती हूँ। उनकी ज़िंदगी से जुगनू खा लेती हैं। वो एक जल्द से बोलती अपने कमरे की बुक शेल्फ को मोहब्बत भरी नज़रों से देखती मुस्कुरा रही थी। माहिदा बेगम ने अपनी जली बेटी की आंखों के जुगनू हयात ऐसे ही जमगाने की दुआ की थी और नम आंखों से किचन में जाकर पराठे तवे पर डालने लगी थी। घर की दहलीज से अंदर दाखिल होते नफूस पर नजर पड़ते ही परी भाग आई थी। अब्रश आते ही सीधा किचन में घुसा था, जबकि दाऊद के पीछे अंदर दाखिल होती तहजीब माहिदा बेगम फरियाल की उड़ाती रंगत देखकर घबराहट ही गई थी। दाऊद ये कौन है? माहिदा बेगम बेटे से मिलती अब उनके जाने में थी। कहीं भी आया नावल की तरह आका बाबा के लाहौर में जबरदस्ती अपने दोस्त की बेटी से निकाह तो नहीं करवा दिया? फिक्र नहीं करें, हम भाभी को दिल से कबूल करेंगे। फरियाल ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा था। दाऊद ने उसे घूरते हुए माहिदा बेगम को सारी रवा सुनाई, जबकि अब्रश 2 पराठे खाने के बाद माहिदा बेगम से बड़ी राजदारी से गोया हुआ था।
मेहंदी बेचारी को ऐसी शेरी नज़रों से मत देखे परी ने, जो कहा कहीं आप इस पर ईमान लाने का तो नहीं सोच रही माहिदा बेगम। इसकी बात मुस्कुराई थी, बेटा जब तक तुम्हारे मामू से राब्ता नहीं हो जाता तुम उससे अपना ही घर समझो, फिक्र नहीं करो, हमें अपना समझ कर आराम से इधर हो जाओ। परी बहन को अपने कमरे में ले जाओ। अब वो फ़रियाल से मुखातब हुई वापस, उसकी जाने पलटी थी। फ्रेश हो जाओ बेटा, फिर नाश्ता करते हैं। तहज़ीब को परी के साथ भेज दो किचन में आगे। वाह जी वाह, लड़का तो लड़का, लड़के की माँ भी राज़ी हो गई। अब्रेश खांसता हुआ दाऊद के कान में कहता, उसके मुँह से बजता सोफे से जस्ट लगाकर अपना कहकर रोकता उठा था। टमटमाती बत्तियों की रोशनी से सजा घर खूबसूरती से जगमगा रहा था। मेहंदी की तकरीब शुरू हुई तो गेटों से गूंजते लॉन में तहज़ीब ने कदम रखा। उसने पीले और हरे इम्तियाज़ की पैरों को सूती फराक के साथ गुलाबी में भारी नेट का दुपट्टा ओढ़ रखा था। माथा पट्टी लगाकर काले भूरे बाल कमर पर डाल खुले छोड़ दिए थे। पाँव में बहंगा गुलाबी कुर्ता पहने वो प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। फ़ियाल ने उसके अपने करीब बैठते मेहंदी के हाथ सामने किए, मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? परी ने आंखों में इश्तियाल लिए पूछा। उसकी हथेली पर मेहंदी के नहरे नकोशिया वस्त्र में हर हज़ीफ़ा हुज़ैफ़ा की दुल्हन नहायत खूबसूरती से लिखा था। तहज़ीब मुस्कुराते हुए, माशाअल्लाह कहा, तुम्हारी मेहंदी तो वाक़ई बहुत अच्छी है। परी के पाँव पर मेहंदी लगाती लड़की ने तहज़ीब के मेहंदी से सोने हाथ देख के पूछा, आपने मेहंदी नहीं लगाई अभी तक? परी ने भी तहज़ीब से पूछा, तहज़ीब क्या तुम्हें मेहंदी पसंद नहीं? तहज़ीब ने चौंक ने देखा, अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेहंदी तो मेरी पक्की सहेली है, इसके बगैर कोई फंक्शन अटेंड नहीं करती। परी ने सर हिलाते अपनी कज़न को आवाज़ लगाई, मैं भी चलो मेरी बहन को जल्दी से मेहंदी लगा दो, कहीं ऐसा ना हो वो मेरी मेहंदी की तकरीब अधूरी छोड़कर उठ जाए। परी ने मजाक से वो मुस्कुरा उठी। सफ़ेद कुर्ता शवाल ज़ेबतन के दाऊद किचन में पानी की से आया जब किसी वजूद की मौजूदगी पर चौंका। गुलाबी दुपट्टे वाली लड़की काउंटर पर झुकी हुई थी। वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालता गिलास लेने बढ़ा जब गुलाबी आंचल उसके चेहरे पर गिरा। प्लीज़ मेरी आँख में बहुत चुभ रही है, क्या आप देख लेंगे? तहज़ीब अपने पीछे किसी की मौजूदगी पर मुड़ी जब किसी सोबर शख्स को अपने चेहरे से दुपट्टा हटाते देखा। उसकी सीटी गुम हो गई। वो फ़ौरन वापस पलटने लगी जब उसके हाथ मेहंदी लगे हाथ नौजवान की सफ़ेद कमीज़ पर लगे। अल्लाह अकबर, पूरी उसकी सिमत बढ़ी। दाऊद ने बेयकीनी से अपने रूबरू खड़ी गुलाबी आंचल में उलझी हूर को देखा। और दाऊद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोल लाई थी। झूमर डाल रहा हूँ, नज़र आ रहा है तुम्हें? क्या क्या मज़ा आता है हमेशा मेरे साथ गुडगुडी जब बजाने आ जाती हो, गड़गड़ी बजाने आ जाती हो। तमीज़दार रोलर कोस्टर वो छिड़ा था मैं तो। मेरी आँख उसके अंदाज़ पर तहज़ीब का दर्द जगह था। गुलाबी आँख लिए वो मुड़ने लगी जब उसका दुपट्टा दूसरा हाथ दाऊद की कमीज़ को रंग गया। ठहर जाओ तहज़ीब, दाऊद के कहने पर वो पढ़ने लगी जब एक मरतबा फिर उसका मेहंदी भरा हाथ उसके गिरेबान से मिस हुआ। दाऊद ने उसके दोनों हाथ सख्ती से थमाए। तहज़ीब, खबरदार अगर अब ज़रा भी हिली पर बहुत गहरी टंकी है उसे अंदर फेंक आऊँगा, टंकी है उसके अंदर फेंक आऊँगा। उसकी गुलाबी होती आंखों में जानता वो मध्यम लहजे में उसे कह रहा था। दाऊद के अंदर उसके बजाय उसकी बात ने तहज़ीब के चक्के चुरा दिए थे। वो उसे जानता था, वो नरम दिल हिस्सा लड़की थी। वो उसे जानता था, वो नरम दिल वाली सादा सी लड़की थी। तुमने इतनी बढ़कर मेहंदी क्यों लगाई है? तुम्हारी आंखें क्यों गुलाबी हो रही हैं? उसके हाथ हमारे जो दाऊद के सीने पर धरे थे वो दोनों वो यूं ही खड़ा नरम लहजे में उससे प्यारी सी गुड़िया से दरियाफ्त कर रहा था। मेरी आँख में आँख चुभ गई है, वो टक टक बोली। दाऊद ने उसकी आँख में देखा, कुछ पल के अंदर की जानें मुड़ी हुई थी। बहुत आहिस्ता से उसने हाथ बढ़ाकर उसकी चुभन दूर कर दी और उसकी उंगली का लम्स किसी मेहरबान जुगनू की मानित उसकी आँख पर ठहर गया। पलके झपकाने से दो जुगनू उसकी आँख से टूटकर सुर्ख सफ़ेद गुलाब गालों पर लटके दाऊद की आँखों उंगलियों से मिस हुए। लो हो गया ठीक, तुम अच्छी हंसती अच्छी लगती हो। ये लो भाई, फूल जैसे शक्ल क्यों बना ली है? पोपी के फूल जैसी शक्ल क्यों बना ली है? उसके चेहरे पर मुस्कुराती मुड़ी थी जब दाऊद ने उसके हाथ थामे उसे हल्का सा रोका। उसकी सफ़ेद कमीज़ पर मेहंदी का रंग नुमाया था। ओह माँ! तहज़ीब ने गिरी आँखें पूरी फैलाई, चौंक कर सर उठाए। दाऊद की जानिब देखा, उसकी बेचारगी की शक्ल पर दाऊद को अपनी हँसी रोकना मुश्किल हो गया। दाऊद पक्का प्रॉमिस, मैंने जानबूझकर नहीं किया। देखें आप मुझे ऊपर छत पर टंकी में नहीं फेंकेंगे ना? मैं साफ़ कर दूँगी। दाऊद आखिर में वो जलजलाई थी, साफ़ तो अभी होगा। वो एक स्टेप आगे बढ़ा और साथ तहज़ीब को भी हिलना पड़ा। उसके अगले स्टेप पर तहज़ीब ने शक्ल बदौली। दाऊद नहीं, मैं रोने लग जाऊँगी। देखिए मुझे बहुत रोना आना भी शुरू हो गया। उसने नाव में गर्दन घुमाई। दाऊद के अगले स्टेप पर उसने अपने हाथ छुड़ाने चाहे लेकिन उसकी गिरफ्त मज़बूत थी। दाऊद, नो प्लीज़, ये ज़्यादती है। वो रोने वाली हो गई थी। और जो तुमने किया मेरा नुकसान हाँ बोलो, कौन पूरा करेगा? चमकती आंखों से उसके हाथों को झटका देते दाऊद ने पानी खोल दिया। सिंक के नीचे किए तहज़ीब के हाथों से मेहंदी अपना रंग छोड़ती धुलती जा रही थी। दाऊद, वो पूरे जोर से चिल्लाई थी, आहिस्ता चढ़ेल, मेरे कान का पर्दा फाड़ोगी। दाऊद ने शरारती अंदाज में तहज़ीब से ने अपने हाथ एक मरतबा फिर छुड़ाने चाहिए लेकिन दाऊद उसके साथ पानी के नीचे किए खड़ा रहा। मेहंदी का रंग इन दोनों के हाथों पर पर बहता जा रहा था। एक लड़की की मेहंदी ज़बरदस्ती फ़ौरन दिलवाने वाले आप ज़ालिम इंसान है। अल्लाह करे रात आपके ख्वाब में सेवा जाए। दाऊद ने उसे हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर वो मुँह बसोटी रह गई। घर में नाश्ते का दौर चल रहा था। दाऊद और अब्रश कामों के पीछे सुबह से निकले होते। फ़िलहाल तो नाश्ता देखकर तहज़ीब किचन में आकर दाऊद और अब्रश के लिए नाश्ता बनाकर लॉन में ले आई। उनका घर वापसी का मैसेज आया था और लॉन में गाड़ी रुकने की आवाज़ पर वो ट्रे मेज़ पर रखती पलटी थी। दाऊद गाड़ी से निकलता उसकी सिमट भरा था ग्रे शलवार कमीज़ के कफ मोड़े, हाथ में ग्लासेस थामे, बाल बखेरे, आँखें रात जगने की चुगली खाई थी। उसकी थकी पुरस्कार शख्सियत से नजर हटाते तहज़ीब ने जूस का ट्रे से उठाते उसके सलाम का जवाब देते उसे थमाया। मैं भी साथ ही घर लौटा हूँ, मुझे कोई लिफ्ट नहीं करवाई हूँ। अब्रश दाऊद के कंधे पर हाथ रखता बोला। तहज़ीब ने सर झटकते उसे भी जूस थमाया। दाऊद ने वही खड़े जूस पिया। मोबाइल निकालता तहज़ीब की जाना शुक्रिया मुस्कुराहट के साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगा। दाऊद, नाश्ता कर लीजिए। उसके फ़ोन के बटन प्रेस करते हाथों में तहज़ीब हमज़ा ने उसे पहली मरतबा नाम से पुकारा था। वो खुशगवार हैरत से पढ़ने लगा। उसके कज़न ने पोर्च से आवाज़ लगाई। वो उसकी जानिब मुड़ा। तहज़ीब सर झटके कुर्सी संभालती नाश्ते से साफ करती। अब्रश की तरफ मुतवज्जो हुई जब दाऊद पुकारने पर सुनहरी रोशनी में उसकी गिरी आंखें चमकी थी। अभी काम है, नाश्ता बाद में करूँगा, इस कद्दू को दे दो। वो उल्टे कदम पहुंची सिमत बढ़ता कहता जा रहा था, हम अभी पानी
हम अभी 5 मिनट में हाल के लिए निकलेंगे। वो अपनी बात मुकम्मल करके पलट गया। सभी शादी के इंतजामात में बेहद मसरूफ़ थे। शादी वाले घर में लड़कियां ढोलक की ताप पर गीत गाती मोहब्बत के जुनून को खुश आमदीद कह रही थी। उस पर प्रेम की रत छाई थी। महक सोज बुलबुल तकदीर के खजाने लिए तो उनके दहलीज पर कदम रखने वाली दिल के फरामोश किस्से को हकीकत बनाए। खुदाए पैगाम ये आ पहुंचा। गुलाबी फूल पत्तों की महक हर सो पहले थी। वो जल सांसों से धड़कन लिए मोनी वजूद उसके कंधे से टकराया। दाऊद ने जहां ये स्वभाव को खोलने को अपना हाथ बढ़ाया। वो इस वजूद को ज़मीन बोस होने से बचा चुका था। कायनात के तमाम दुलते जुगनू गुलाबी चीज़ें में आ चुके थे। रिक्शाओं ने आसमानी फरमान जारी किया था। इस वजूद ने जिंदगी हमें चेहरा उठाया। कांच से पूरी आंखें चमकी थी। दाऊद के एक दिल पर इस शाम के राज पेशा हुए थे। कोई अधूरा कहानी मुकम्मल हुई थी। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। एक मस्ताने की रग जान उसके रूबरू आ गई थी। वो पूरी आंखें बहुत करीब थी। जिसका ख्याल ही उसके होश उड़ा रहा था। मैं इन आंखों ने किसी शय का होश ही नहीं रहने दिया था। वो साकर खड़ा बस खुद पर मेहरबान कुदरत का दिल मुआवजा देख रहा था। वो पलकें झुकती उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाती किसी आज़ाद परिंदे की मानद। उसके हाथों में थे जुगनू की किस्मत पर तन्हाई का परवाना देती। मुर्गे की मेहंदी लगाए पाँव मोती के मेहंदी लगे पाँव मोती के फूलों पर भागते कदमों की गिनियाँ दाऊद हज़म को एक धड़कन पर भारी थी। वो उसके पीछे मुड़ा था। कहीं रस्ते उसकी लकीरों को बेआबरू करती उससे दूर होती जा रही थी। गीत गाती लड़कियां ढोलक बजाती। इस दीवाने की वह कहानी अमर होने की नई दे रही थी। सदियों की जानवर बढ़ते गजरे पहने हाथों से चुनरी खींचकर अपने सर पर खींचते वो ठहरी। दाऊद का तरफ बहुत तेज चल रहा था। वो इस नहरी जुगनू से सजी चुनरी लिए वजूद के करीब आ पहुंचा। जब दिल फरोशी के सतम उसकी तकदीर पर हावी हुए वो जल चली और उसकी पहुंच से दूर हुई। छत पर कदम रखते ही वजूद पर कपड़ों पे तारी हो गई। वो रेंगी थामते चुनरी का पल्लू छोड़ चुकी थी। दाऊद के कदम रखते उसके वजूद में जन्मच की तेरी हो गई। मैं सफ़ेद गुलाबों की महक फिजा में रच गई थी। जहरीले खंजर गए वो मुड़ी और तलस्सुम मगर की परी का दीदार उसके बेजान होते वजूद को तवानाई बख्शे तक कपवाते हाथों से अपना चेहरा थपथपाती। वो कोई और नहीं तहजीब गुंजा थी। बुरी आंखें उसके रूबरू आंकड़ी हुई थी। अपने छोरे चुड़ियों से भरे हाथ रैगिंग की सिमर बढ़ाते वो होले से उसे पकड़ बैठी। दाऊद मुझे सांस मेरा तनफस अल्लाह दरवाती आंखों से खुली फजा में सांस लेती। वो ज़मीन पर बैठी चली गई। दाऊद उसके लबों से अपने नाम की पुकार पर होश में आते आते आगे बड़ा घुटनों के बस उसके रूबरू बैठे। उसके दिल की हर धड़कन सामने मौजूद हस्ती के नाम लिख दी गई थी। तहज़ीब इधर देखो मेरी तरफ क्या हुआ मुझे बताओ। तहज़ीब उसकी गाल ज़ोर से थपथपाते वो परेशानी से पानी लेने भागा था। तहज़ीब को सिगरेट से काफ़ी सीरियस एलर्जी थी। इस रोज़ बस में भी उसकी हालत महज ज़्यादा सी सिगरेट की बू से तनफ़ुस बिगड़ गया था। वो फिर के कमरे से निकलती लॉन में आई। जब दरवाजे के करीब खड़े सिगरेट पीते उसकी बदौलत उसकी जान को बन गई थी। उसे स्मेल दस ओवर का वो कचपन से शिकार थी। भारी सर और बोझल आंखें उठाए दाऊद पे उसके लबों से लगाई पानी की बोतल से घूर भरते वो दीवार के साथ सटका कर बैठ गई। लाहौर से निकलने से पहले वो इस दोपहर अपनी छुट्टियों का बताने रुमाइसा आंटी की तरफ गई थी। वो मामू ने बहुत अजीज़ दोस्त अजीम अंकल की 5 बेटियां थी। तहज़ीब की तालीम मुकम्मल होते ही उन्होंने मामू से तहज़ीब को अपनी बेटी के लिए ट्विटर के तौर पर बात की थी। पहले वो अपनी पढ़ाई की वजह से ये जॉब न कर सकी लेकिन अब पढ़ाई से पूरा के बाद गुजारी के लिए उसे हुई 2 घंटों की जॉब पसंद आ गई थी। अजीम अंकल का घर बिल्कुल अपने घर जैसा था। रुमाइसा आंटी और उसकी बच्चियों के अलावा कोई घर नहीं होता था। वो ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ाती और वापस आ जाती। लेकिन इस रोज़ रिक्शा ड्राइवर की खराबी की वजह से देर हो गई। तपती दोपहर में चेहरा साफ से पे खड़ी इस तबीयत का शिकार लड़की कोई और नहीं तहज़ीब थी। ऑफिस से लौटता वो लॉन्च के झूले पर आ बैठा था। थका थका सा अपना सर दबा कर घास पर फैली जुगनू पर नजर डालते वहाँ से मुड़ गया था। क्या बात है मेरा बेटा आजकल बहुत खामोश रहता है। ब्रश से लड़ाई हुई है क्या? उसने अभी कोई चक्कर नहीं लगाया। वाहिदा बेगम उसकी आमद पर लॉन में आई थी। नहीं अभी इस तो लड़ाई होती तो एक मुक्का मारकर वापस सुलह हो जाती। बस आजकल ऑफिस में काम का फर्ज बढ़ गया है। बस ऐसे ही आपको लगा होगा वरना कोई खास बात नहीं है। वो माहिदा बेगम के कंधे पर सर रखे आके मुद्दे बोला था। फरी के जाते ही जैसे साया हमारे घर की रौनक की चली गई। वो पूरा दिन हलचल लगाए रखती थी मेरी बच्ची। और तहज़ीब भी अपनी पुप्पो की तरफ चली गई है। मेरा बहुत दिल था कि उसे अपने पास से मजीद रखने का। वो उसके बालों में हाथ फेरती है तो जल्दी से बोली उसके जिक्र पर दौड़ के लब मुस्कुराए। कुदरत का इंकशाफ इससे कुछ आइंदा साबित हुआ। फरी के ने कहा कि रोज़ उसकी तबीयत ज़्यादा संभली तो तैयार होकर वो फरी के पास आई। सफ़ेद कामदार लहंगे जिस पर जदीद तरह से गुलाबी और सुनहरी धागों और शीशों का काम हुआ था। सफ़ेद बेदाग पूरे बाजू वाली कुर्ती जिसकी आस्तीन पर गहरी पट्टी लगी थी। कुर्ती के पीछे सुनहरी टसल लटक रहे थे। सफ़ेद दुपट्टा एक कंधे पर सेट करके पीछे की जानिब से घुमाकर दूसरे बाजू पर रखा हुआ था। गले में सफ़ेद नगीनों से सजा पैर हाथ पहने माथे पर हम रंग बिंदियाँ सजाए बाल स्कार्फ से लिपट कर ढांप रखे थे। मेहंदी लगे हाथों से लहंगा थामे बेफिक्र जुनून से सजी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए तहज़ीब उतरने लगी थी। लड़के वाले आ गए हैं। लड़कियां जल्दी से तैयार हो जा। फरी की खाला कहकर कमरे से निकल गई थी। किसी को मुझे बारात देखनी है। फरी ड्रेसिंग पे सामने से हटती बोली होए होए किसी को बड़ी जल्दी है अपनी बारात देखने की। तहज़ीब ने आगे बढ़कर खिड़की खोल दिया। वो परी को रास्ता देती मुड़ने लगी। जब उसकी नज़र बगी में सवार बारातियों पर पड़ी तो उसे अपनी बसात में कीना आया। परी का हाथ पकड़े वो दूल्हा को देखती रह गई। क्या हुआ इतना काँप क्यों रही हो? परी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा। यार आज शादी मेरी है। इमोशनल तुम हो गई हो। फिक्र मत करो हम मिलते रहेंगे। ख्याल ने उसका हाथ थामा। तहज़ीब धुंधलाई बसात ली कमरे के से निकलती चली गई। बारात का इस्तकबाल करने के बाद और ब्रश नका का इंतजाम देखने अंदर आ गया। ब्रश तुम बाहर देखो मैं परी को देखा नका के लिए बुलवा रहे हैं। अबू को देख किधर है? परी को लेकर अम्मी अबू ने आना है। दाऊद अंदर की सिमट पड़ रहा था। अब्रश भाई की तरफ आ गया। परी तैयार है सामने से आते तहज़ीब से दराफ़त बताओ हजत में बोला। तहज़ीब ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका रोंदा हुआ गला बोलने की इजाज़त नहीं दे रहा था। तहज़ीब तुम ठीक तो हो? दाऊद उसका चेहरा देखता परेशान हो गया। वो बाहर दूल्हा बारात वो अटक अटक कर बोलना चाह रही थी। इधर बैठो। दाऊद ने उसे कुर्सी पर बैठाते खुद अंदर की जानब भागता गया और पानी का गिलास उसे थमाया। अपनी खाला को परी को देखने के लिए कॉल कर रहा था।
इधर देखो मेरी तरफ तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है क्या, वो उसके पास परेशानी से खड़ा था। वो ज़रा सुनती तो लंबा सांस लेकर जोश से दाल में खड़ी होकर वो चहकी थी। बाहर जो फैमिली अभी आई है परी के ससुराल वाले, हाँ तो दाऊद ने हैरत से उसके चेहरे पर जब पुतले जुगनू को देखे थे। परी का नकार किसी और से नहीं, मेरे फूफोजाद भाई से हो रहा है। हज़ैफ़ा मेरा भाई है। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा, अभी बाहर बैठी फैमिली मेरी है, मुझे मेरे लापता घर वाले मिल गए। उफ, अब मैं वापस अपने घर जा पाऊँगी? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। परी कुछ देर में मेरी भाभी बन जाएगी। वाओ! तज़ीम ने दाऊद का बाजू सख्ती से पकड़ा हुआ था। अपनी एक्साइटमेंट उसे होश ही नहीं रहा था, वो कहाँ खड़ी है। दाऊद ने उसे बताना चाहता था कि उसके घर वाले लापता नहीं हुए, बल्कि वो खो गई थी। खो तो वो गया था अजीब जुगनू से सजी आँखों वाली लड़की की बातों में। या मैं वापस जा सकती, शुक्रिया अल्लाह जी, मुझे मेरे खोए हुए रिश्ते लौटाने के लिए। वो पुरजोश अंदाज में बाइक की सिमत मुड़ी, जब उसके दुपट्टे का पल्लू खींचा वो वापस पलटी, फिर मुंह पर हाथ रखे वापस मुड़ती। तहज़ीब दाऊद सही कहते हैं, नहीं तुम वाकई में रोलर रोस्टर हो। दिल में सोचते हुए वो दूसरी सिमट मोड़े चेहरा मोड़े खड़ी थी। उसका दुपट्टा दाऊद की घड़ी मटका। दाऊद दो कदम आगे बढ़ा और दुपट्टा अपनी घड़ी से ज़ाद करते जाज़बे से बोला, तहज़ीब रिश्ते खून के हों या ना हो, जिन रिश्तों में सास ना हो शामिल हो जाए, वो इंसान की ज़ात के लिए अहम होते हैं। उनकी अपनाई तो चाहत फिर उसकी ज़िंदगी में रस घोलती है। और जब इन इंसान के रिश्तों के जुगनू इंसान की मुट्ठी से वक़्त के साथ रेत की माफ़ी फिसल जाए तो दिल उसके बगैर धड़कने से इनकारी होने लगता है। कुछ रिश्ते हमेशा हमें अपने साथ चाहिए होते हैं। ज़िंदगी में उनकी मौजूदगी का एहसास इंसान के मुस्कुराने के लिए काफ़ी होता है। उसके आगे करीब से गोशी कटा हुआ एहसास, उसके दुपट्टे का पल्लू छोटा एहसास के जुगनू किसी के दिल में जगह ज़्यादा मुड़ गया था। तहज़ीब दिल के दिल हाल पर हाथ रखे पलटी पेश होगा कमीज़ जिसकी गिरबान पर गहरी धागे का काम हुआ था। मैं मलबूस और विशाल शख्सियत के मालिक शख्स को देखती रह गई। गुलाबों की सेज जो कि दाऊद और ब्रश ने थाम रखी थी के पीछे खड़ी परी अम्मी अब्बू के हाथ हमें अंदर दाखिल किया। हुज़ैफ़ा दाऊद का बेहतरीन दोस्त था और उसके घर खाने पर भी उसने परी को पहली मरतबा देखा था। शादी का कहती अब ब्रश ने हुज़ैफ़ा का खूब लगाड़ लगाया था। नकाब के बाद उसके दरमियान मौजूद भूलों की दीवार हटाते हनीफ़ा ने मुस्कुराते हुए परी के चेहरे से लाल चिंगड़ी हटाई थी। उसने की तरफ परी के माथे पर बोसा देते उसके दोनों हाथ थामते अपने हमरा खड़ा किया। हमेशा चेक की लड़की आज पहली मरतबा उसका हाथ थामते नजर गई थी। हयाती लाली बिखरे था, उसका चेहरा मज़ीद खिल उठा था। हुज़ैफ़ा ने उसके हाथ पर दबाव डालते उसकी नर्वसनेस कम की थी। नम आँखों से अपने घर वालों की नज़रों में अपने लिए प्यार देखती लड़की महज इस शख्स का हाथ थामे बड़े मजमे में मुतमैन खड़ी थी, जिसके संग उसे अपनी आइंदा ज़िंदगी के जुगनू थपथपाने थे। उन्हें स्टेज पर सोफ़े पर बैठा दिया गया था। अपने पहलू में उसके नाम की सुरक्षित चुनरी ओढ़े बैठी लड़की उसके महरम बना दी गई थी। वो मुस्कुराता हुआ परी की जानिब झुका था। मेरी कुल कायनात की मलका मिसेस फरियाल हनीफ़ा, हुज़ैफ़ा, हम आपको अपने जहाँ में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही उसने लाल डबिया में से जो चमके जुगनू की सिल्वर अंगूठी निकाल कर उसके तीसरी उंगली में पहना दी। हर तरफ तालियों की गूंज हुई और फिर मुस्कुराते चेहरे उसके जोड़े को ताबद खुशहाल ज़िंदगी की दुआएं देने लगे। दाऊद अब तुम भी शादी कर लो मेरा बच्चा। माहिदा बेगम ने लाड़ से उसके बाल पकड़े। ढूंढ लाएं कोई मुझे बर्दाश्त करने वाली कर लेते हैं हम भी ये मार का सर। आज तो वो फुल मूड में था। क्या वाकई सच में कह रहे हो? उन्होंने जांची नजरों से देखा। हाँ सच मेरी प्यारी अम्मी, वो मुस्कुराया था। अच्छा तुम्हें तहज़ीब कैसी लगती है? मतलब वो तो बहुत प्यारी बच्ची है। दाऊद के चेहरे के रंग बदलते रंग देखते वो ज़रा ठहरी फिर उसी बोली, अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो बता दो, मैं बस मुस्कुराता हुआ लॉन में सजे फूलों की रोशनी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई और यही पसंद, अगर आपको तहज़ीब पसंद है इस हवाले से तो ठीक है, सोच लें। ज़रा जली है फिर ना कहिएगा कभी कैसी बहू ले आए हो। उसकी इशारा समझते उन्होंने उसके सर पर चट लगाई। खबरदार जब मेरी बेटी को कुछ कहा, वो मासूम है, ज़रा दुनिया नहीं देखी उसने। उसका साफ दिल दुनिया के बदलते रंगों से नाचना है। अगर तुम्हें उसका साथ कबूल है तो तुम्हें दुनिया के हर सर्द गर्म से महफूज रखने की जिम्मेदारी उठानी होगी। तहज़ीब जैसी लड़कियां मासूम होती हैं और दुनिया उनकी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाने को उन्हें बेवकूफ़ी का लेबर दे देती है। जबकि हकीकत में ऐसी प्यारी बच्चियां अनमोल जुगनू होती हैं जिनके नसीब में लिख दी जाए उससे बड़ा धनी कोई नहीं। बेटे का हाथ थामती उसे समझाते हुए वो लॉन के फूलों में सजे रंग बिरंगे फूल देख रही थी। बच्चे की पहली उस्ताद उसकी माँ होती है, जो उसको उसके दिमाग में डालती है उसका दुनिया में जीने का रहन सहन वैसा ही होता है। एक अच्छी माँ अपने बच्चे की तरबियत करते वक्त उसको सही गलत की तमीज़ सबसे पहले से बताती है। जब माएँ वो लाने से पहले बेटों को उनके हक़ में अच्छा होना सिखाती हैं तो वो उसके नसीब में बेटी बन सा हक़ अदा करती ली जाती है। अल्लाह कभी भी अनमोल दिलों को नामुराद नहीं लुटाता। अच्छा क्या बात है, अभी आपकी बेटी आई नहीं और आप साइड भी बदली। वो कहता लगाता उन्हें शरारत से कह रहा था। उसकी बात पर वो माँ बेटा मुस्कुराते हुए अपने आंगन में अनमोल जुगनू की आमद पर सजने वाले गुल देखने लगे। वो पिछले 7 घंटों से अपने कमरे की बालकनी में लापरवाही से ज़मीन पर रेक से टेक लगाए बैठी अपनी हथेलियों में अमीर के जुगनू तलाशना चाह रही थी। फूफो के ज़रिए मामू से राब्ता करके माहिदा बेगम फैमिली समेत उनका प्रपोज़ल लेकर लाहौर आई थी। लिहाज साहब को उनका खानदान पसंद आया था। उनके लिए तहज़ीब की रजामंदी वो अहमियत रखती थी। तहज़ीब ने उनसे सोचने का वक्त मांगा। 2 दिन से वो पीछे ताप का शिकार थी। दाऊद का प्रपोज़ल मेरे लिए नहीं। उसने सर दोनों हाथों में गड़ाते नकीम से आंखें मींची। दाऊद जैसे स्नोबर शख्स के साथ मेरी जैसी बेवकूफ़ लड़की का क्या, जो कहीं माहिदा आंटी ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही, मगर उसका ज़हन पहलुओं पर उलझा था। कभी हम इंसान खुद की ज़ात से बेफ़िक्र अपने संग मौजूद लोगों के साथ हँसते बोलते खिलखिलाते ज़िंदगी में मगन होते हैं कि अचानक हमें अपनी ज़ात की गहराई में खालीपन महसूस होते हैं। अमीर के जुगनू इस वक्त कहीं दूर जा सोते हैं और दिल मुरझा सा जाता है। ना कोई कहता, ना कोई ज़िंदगी जीने की वजह, कोई बात कुछ बाकी नहीं रहता। इस वक्त हमें महसूस होता है कि हमारी ज़ात खाली है। क्या हम किसी अहम मकसद के लिए जी रहे हैं, या कोई ऐसा शख्स हमारे गिर्द मौजूद है जिसके साथ के हमरा हम ज़िंदगी के जुगनू थाम सकें। 90% लोग इस एहसास के बाद मुरझा से जाते हैं जब तक वो वापसी इसी बेफिक्री में ना लौट जाएँ। इस वक्त किसी सच्चे साथी की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होती है, जो आपकी सिमती मुस्कुराहट को खिलखिलाहट में बदल दें। तहज़ीब हमजा भी इसी दौरानिए में अपनी ज़ात के खिलाफ में उलझी उदास बैठी हुई थी।
लाइट चले जाने का उसे होश ही ना रहा। वो हनुसा के मुंह बैठी थी किसी की सरगोशी में। उसे अपने करीब महसूस थी। भर अपनी जगह से उठती कमरे की सिमट भागी। अवरश शिराज अंकल के घर पर है। वाह खुदा, अगर किसी ने देख लिया तो वो जूते पड़ेंगे। अवरश के कंधे पर खड़ा तहजीब के कमरे की बालकनी पर चढ़ने की कोशिश करते दाऊद ने उसके बेहुदा आइडिया पर खुद को कोसा था। हाँ तो क्या, मुंह उठाकर सीधा कमरे दरवाजे से अंदर जाते और रियाज अंकल से कहते कि वो इजाजत दे तो उनके होने वाले दामाद साहब उनके भतीजे को फूल पेश करना चाहते हैं। अवरश ने कमर पर हाथ टिकाए उसे लताड़ा। मैं पहली मरतबा किस लड़की के खिड़की से कूद कर उसके कमरे में दाखिल होऊंगा। वो अजीब सूरत हाल में डाल दिया। अगर तूने गधे दौलत का तनफुस बरकरार था शहजादे, देख कुदरत भी तेरा दास्तान जल खुआरी में तेरा साथ दे रही है। हमने मामू की दहलीज करार से ही की थी कि लाइट चली जाए। चली गया। फटाफट ऊपर चढ़ो और अपनी मोहब्बत बताकर आओ। अवरश ने दांत निकाल जा रहा है। उनकी सरगोशी में की गई बातों की हल्की सनसनाहट ट्रेनिंग के साथ बैठे वजूद को महसूस हुई थी। तहजीब करती बच्चियों जैसा था वो डरते हुए कमरे से बाहर निकलने को भागी थी। जब बालकनी में कोई चढ़ा था तहजीब कमरे के बस में पहुंची थी। जब वो बालकनी से होकर कमरे में दाखिल हो रहा था वो दम साधे में ही ठहर गई। तेरा ही अब होगा, मैं तुझसे होकर रूबरू मैं नहीं हूँ मेरे खुद में तू ही है। तू चार सू हवा की सनसनाहट के साथ किसी वजूद ने उसके कान के करीब मध्यम सरगोशी की थी। दाऊद के हाथ में थामे सफेद गुलाबों की खुशबू उसे नथनों से टकराती उसके खूबजदा साफ कर फुहार की मादे साबित हुई थी। अंधेरे में खड़ा वो शख्स उसके लिए खौफ का बाइस नहीं बना था, बल्कि वो साकत खड़ी उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही थी। वो अंधेरों में भी उसकी खुशबू पहचान लेती थी। आप इस्लामाबाद से लाहौर कब आई? बस अभी आया हूँ। सीधा पहली मुलाकात तुमसे मुस्कुराया। क्यों किसी और से मुलाकात करनी थी? वो प्यार क्या बैठी। हाँ जी मामू जी से भी मिल लेता, बल्कि चलो साथ मिलते हैं। शरारत से बोलता उसका हाथ हमें दरवाजे की स्मेल पर आता है। उसका बाजू थामे उसे रुका। पागल हो गए हैं आप, दरवाजे से अंदर नहीं आए क्या? अब तुम बनती है स्पाइडर की तरह एंट्री मारी है। जो मुंह बसोड़कर दूर खड़ी जा खड़ी। लड़की तुम्हारे तो तेवर ही नहीं मिल रहे। मैं तो तुम्हें सही सफेद गुलाब देने आया था। दाऊद वालों में हाथ चलाता सीधी बात पर आया। आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? तजीब ने आईब्रो चाहिए, तुम्हारी ऊपर की मंजिल खाली है। मुझे आज ये कफम हो गया। उसके माथे पर दो उंगलियां से दस्तक दी तो शरारती अंदाज में बोला, मतलब क्या है आपका? वो आंखें छुट्टी करती कर रहे थे और ये बोली थी इस्लामाबाद से वापसी में तुम्हें मैं ये सफेद गुलाब देने आया हूँ, क्योंकि पहले मुझे तुम्हें ये देने का ख्याल नहीं आया। दाऊद ने उसका खुलदार अंदाज महसूस किया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो बालकनी की सिमत चेहरा मोड़ गई। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती दिलकश मंजर पेश कर रही थी। बुरी आंखें उदास लगी थी। दाऊद दो कदम आगे आया। फिर भी तुम रख लो, जरूरत नहीं, हर चीज़ ज़रूरत के तहत ही ली जाए। कभी कभी दिल की खुशी की खातर कुछ चीज़ें कबूल कर लेनी चाहिए। सफेद गुलाब उसकी सिमत बढ़ाता कोई मासूम बच्चा लगा था। तहजीब ने रुख नहीं मोड़ा। वो यूं ही खड़ी रही। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, हम तो अल्लाह ब्राह्मण के मुसाफिर हैं, भला हमारा क्या मेल? वो आंसू से बोली, बट क्या ऐसी भी क्या रोकट साइंस लगानी है? बस 3 दफ़ा तो कबूल है कहना है सिंपल। वो आज बात उसे हटाता जा रहा था। वो हर वक्त करे थे लिए घूमने वाला शख्स अंदर से कितना सादा दिल और प्यारा था। तहजीब की आंखें गुलाबी होने लगी थी। दाऊद आप समझ नहीं रहे, हमारे रास्ते जुदा है। हम दो मुनफरिद शख्सियत के मालिक लोग हैं। हमारी अदा सोच कुछ भी नहीं मिलता। मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो हारे हुए लहजे में बोली थी। कितना तकलीफदा होता है किसी के सामने अपनी ज़ात की नफी करना। तो फजूल के ख्यालात के तहत हमारे रिश्ते को मौका दिए बगैर कैसे इतनी बेरुखी दिखा सकती हो सकती से उस लड़की के ख्यालात में हैरान होता बोला था। ऐसा रिश्ता मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। मैं आप बाद में मैं आपको मसला होगा, इसलिए पहले ही सही है कि आप अपने मेल की लड़की के साथ रिश्ता बनाए। वो बालकनी में चली आई। ठंडी हवा के थोपड़ों ने उसका इस्तेमाल किया। रहने के करीब खड़ी हुई। मुझे अच्छे से मालूम है कौन सी लड़की में मेल किया है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो उससे कहता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी खुशबू उसके करीब महसूस करके उसने में पलटने की हिम्मत ना हुई थी। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करें, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। जो आपकी माती चली जाऊँ, अच्छे दोस्त रहे हैं, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। मेरे लिए वो राहें चुने जिन पर चलकर सवाए रसवाई के मेरे कदर में कुछ ना आए। मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून से जीने दे। लौट रहे अपनी दुनिया में। हमारी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। वो तेज़ लहजे में कह गई थी। एक जुगनू उसकी आँख से लहराता उसके गाल में फंसता चला गया, फिसलता चला गया। हमारा मुकद्दर एक साथ है, वरना खुद कभी हमें जानी राहों पर हम सफर ना बनाती। वो उसके कानों के करीब से कोशिश करता कह रहा था, हम दो अलग तर्ज की ज़िंदगी जीने वाले हैं, लेकिन मुस्तकबिल में हमारी दुनिया एक है। तहजीब हमजा अब तहजीब दाव बनकर ही अपने मोहब्बत के जुनून आप थामेगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जितना जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मुझे समझाने के लिए तरीके आते हैं। उसके आखिर में बेगाने रवैये पर वो फ़ौरन पलटी थी। बुरी आंखें हैरत से उस पुरनोर शख्स की सख्त लहजे पर लग गई थी। आवाज़ चल रही थी, शाबाश आवाज़ चल रही है, शाबाश अंदर कमरे में चलो, विशाल और आओ। अपना नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। चढ़ेल इसका गाल थपा कर वो आगे बढ़ गया। अजीब रवैये दिखाता था। तहजीब को उसके पलटने का एहसास हुआ। उसके गाल पर लड़ता जुगनू वो अपनी उंगली की फ़ौरन से साफ कर गया है। वो अंधेरों में भी उसकी आंखों से लड़खड़ाते आंसू पहुँच देता था और तहजीब एकदम सादे उसे नीचे जाता देखती रह गई। जे रोड पर वाक़या लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का गेट खुलने पर जुल्फ़ा का रश लगा था। मुख्तलिफ वैन्स, बसेस, मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे वालों की कतारें बनी थी। तहज़ीब रश को चीरती हुई बाहर निकल रही थी। घंटी बजने पर वो फ़ोन कहाँ से लगाती। मतलूबा हदायत पर सड़क किनारे आ गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। स्कार्फ़ के आले में लिपटा उसका चेहरा पसीने से शराबूर हो गया। गाड़ी का बैग डोर खोलती वो सीट पर अपना बैग फेंक कर सीट के पीछे टेक लगाए लंबे लंबे सांस लेने लगी। पैसेंजर सीट पर बैठी परी उन्हें उसकी सिमत जूस बढ़ाया। उफ भाई इतनी गर्मी है, सूरज अंकल भी आग बरसा रहा है। जूस पीते हुए फरियालो हुज़ैफ़ा से मुखातिब थी। तुम्हें फ़िक्र करने में देर तो नहीं हो गई? हम घर जा रहे हैं। कॉल करने पर मालूम हुआ तुम यूनियन हो। किसी काम से हो गया काम? हुज़ैफ़ा उसके सवाल का जवाब देता गाड़ी बस कर रहा था। हाँ जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे। मैंने फ़ील्ड के लिए अप्लाई किया है, तो बस इसी सिलसिले में वो बताकर टिश्यू से अपना चेहरा छुपाने लगी। तुम्हें इस्लामाबाद क्यों नहीं आ जाती? वहाँ किसी यूनियन में एडमिशन ले लेना। अच्छा है ना, शादी के बाद भी तुम्हें आसानी रहेगी और हमारे भी करीब रहोगी। परी चहकती थी और वो अभी तहज़ीब के इनकार के मतलब नहीं जानती थी। तहज़ीब का हाथ हवा में ही ठहर गया। तहज़ीब तुम चलो हमारे साथ, मामू से अभी बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। हुज़ैफ़ा ने भी मशवरा दिया। जब वो कुछ ना बोल सकी, बल्कि मैं भाई से बात करती हूँ, वो अच्छी यूनिवर्सिटी का पता करें। तुम लाहौर की वजह इस्लामाबाद से एमफ़िल करोगी। वो दोनों भी अभी भी सारा प्लान सेट कर चुके थे। हद है आप दोनों की भी। भाई मैं यही सही हूँ, अभी शादी का कोई सीन नहीं है। मुझे यहाँ लाहौर कॉलेज में इंटर्नशिप पर जॉब ऑफर हुई है। मामू से मैंने बात कर लिया, उन्होंने मना कर दिया था। उसकी बात पर फरियाल ने चेहरा मोड़ कर उसको हैरान नज़रों से देखा था।
तो अगर उन्होंने मना कर दिया था तो इस्लामाबाद ना जाने की कोई वजह नहीं बनती। ऐसे कैसे मेरा पूरा दिन घर में फाड़क रहकर बोर हो चुकी हूँ। अब लाइफ में थोड़ा चेंज चाहती हूँ। यार मैंने मामा को मना लिया है, बस उनके सामने ज़रा बसूरी शक्ल बनाओ और मेरी बातें मान जाते हैं। मामू का जिक्र करते हैं उसके चेहरे पर किधर के जुगनू जब चमक होती है। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे मामू वाकई तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। अब तुम उनके लाड का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। इस्लामाबाद आकर भी तुम्हारी लाइफ में अच्छा चेंज आता है। फरी ने शरारती अंदाज पर तहज़ीब ने अपने साथ सीट के बैग उठाकर उसकी सिमत लहराया। ज़ैफ़ा भाई देख लीजिए, अपनी बेगम को हरकत मुझे तंग करती हैं। पर ये उसका नोटिस लिए बगैर मैंने खिड़की से खांसने लगी। कोई शर्मा रहा है, भैया समझा लें इसे, मुझे ना छेड़े वरना बहुत पिटेगी। और मैं क्यों शर्माऊँगी, मेरे कौन सा मजाजी खुदा मेरे सामने बैठे हैं। तुम थोड़ी शर्म करो, शोर के सामने बहन को छेड़ रही हो। और ज़ैफ़ा वो बड़े फरियाद मुस्कुरा रहे थे। तहज़ीब ने फरी को मारने के लिए बैग थामा चाहा, जब किसी के कंधे से उसका कदम मिस हुआ। सामने ना सही साथ तो बैठे हैं। फरी गर्दन सीधी करके हंस दी, जबकि तहज़ीब की चलती ज़बान को ब्रेक लग गई। क्या हुआ तहज़ीब, कुछ बोल क्यों नहीं रही? ज़ैफ़ा ने मुस्कुराहट बढ़ाई। दोनों मियाँ बीवी को मैं देख लूँगी, आँखों से उन्हें मांग देती, अपना हाथ वापस अपनी गोद में रखती, लंबी सांस लेकर रह गई। तहज़ीब बैठे थे वक़्त देख तो लेती, वो मुँह में बड़बड़ाती, जो कि दाऊद को बखूबी सुनाई दे रहा था। मुझे नहीं मालूम था तुम मेरी मौजूदगी को इतना फरामोश कर चुकी हो कि अपने पहलू में बैठा तुम्हें दिखाई नहीं दिया। उससे गोशी में बोला। दाऊद उसका कभी भी तमाशा नहीं बनाना चाहता था, वो उसकी बात महज़ इसी से करता था। अब भी ज़ैफ़ा ने गाड़ी में गज़ल लगा दी और उसकी आवाज़ आ गई। बैठे दोनों नफूस तक नहीं पहुँच सकी थी। तहज़ीब का दिल उसकी बात पर जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो बोझल अंदाज में गर्दन पलटी, एक नज़र उसके बेताब से चेहरे पर डालकर वो सीधी होकर बैठ गई। जब मैंने इनकार कर दिया तो कैसे कहा, क्या लाइफ प्लानिंग में नाराज़गी से उससे कहकर खामोश हो गई। अच्छा तुम इस रिश्ते पर रज़ामंद नहीं हो? अभी तक ये बात हमारे अलावा कोई नहीं जानता। मैं अपनी ज़ातियात किसी से शेयर करने का आदी नहीं हूँ। हमारे मोबाइल जो बात है इसमें किसी तीसरे की मदद का कोई जवाब नहीं बनता। तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करने का पूरा हक तुम्हें पूरा हक है, लेकिन तुम्हारे जज्बाती पर में हम दोनों को नुकसान नहीं होने दे सकता। वो मदम लहजे में कहकर कंधे कुचलकर रह गया। वट जज्बाती पर किसी ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने से बेहतर है पहले ही उन्हें दिल की चाहत कुचल दी जाए। बाद में आगे चलकर जब समझ आएगी तो ज़्यादा नुकसान होगा। फिर ना बेरुखी बर्दाश्त कर पाएगी, ना रिश्ता निभाया जाएगा। वो सख्ती से कहकर उसका चेहरा देखने लगी। तहज़ीब हमज़ा, तुम इंतहाई एटीट्यूड वाली लड़की हो जिसे अपने अलावा किसी के जज़्बात का ख्याल नहीं। वो बेरुखी से कह दिया था। तहज़ीब को उसकी बात पर सख्त गुस्सा है। मुझे मेरे जज़्बात समझ आ गए हैं, काफ़ी है। बाकी मेरा ख्याल नहीं कि किसी और का इसमें नुकसान हो रहा है। गाड़ी लाहौर की मसरूफ़ सड़कों से होती अपनी मंजिल की तरफ रवाना थी। अच्छा और कौन सा ज़बरदस्ती का रिश्ता? अभी तक तुमसे से किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की। तहज़ीब इससे पहली मरतबा इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू कर रही थी। गाड़ी में एसी होने के बावजूद उसका चेहरा पसीन हो गया था। दाऊद ने अपना रुमाल जेब से निकालकर उसकी सिमत बढ़ाया। तहज़ीब ने कोई नोटिस नहीं लिया। की रज़ा भी इस रिश्ते में शामिल नहीं, तो क्यों मेरे नाम की ज़बरदस्ती की फांसी अपने गले में फंसा रहे हैं? वो सुर्ख होती गर्मी के तफ्ते चेहरे से कहती थके अंदाज में लंबे सांस लेने लगी। दाऊद यूं ही रुमाल वाला हाथ उसकी सिमत बढ़ाए हुए था। वो उसका चेहरा पढ़ लेता था। वो अजीब कशमकश का शिकार थी। वो उसकी गलतफ़हमी दूर करना चाहता था, लेकिन इस जज़्बाती लड़की के थके एहसास पर वो इससे मज़ीद बहस का इरादा मुलतवी करता। सबसे सख्ती से रुमाल उसे थमा था। खिड़की से बाहर देखने लगा। तहज़ीब के लिए इसके बदलते मूड स्विंग समझना मुश्किल होता जा रहा था। वो चेहरा थपथपाकर उसे रुमाल लौटाना चाहती थी, लेकिन अपने अंदर उसकी सर्द गुफ्तगू के तनाव वो उसे पकाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दिल में अफ़सोस, आँखों में कमी सी रहती है। ज़िंदगी में शायद कोई कमी सी रहती है। मुझसे रूठ जाते हैं अक्सर अपने वसी, शायद मेरे खलूस में कमी सी रहती है। सिग्नल पर गाड़ी रुकी, गजरे बेचता लड़का उसके गाड़ी का दरवाज़ा बजाता गाड़ी का शीशा बजाता करीब आया। साहब जी बेगम के लिए गजरे ले लो। लड़के की आवाज़ जब साथ बैठा शख्स बोला। तहज़ीब को नहीं पसंद, मेरा नहीं ख्याल से चाय गजरे चाय में गंदा बचाकर इतनी दानी से बोला। इट्स ओके। हुज़ैफ़ा लड़के को पैसे कर पकड़ाता गर्दन मोड़ गया। तहज़ीब ने खुले मतलब सुकड़ गया। उसने गुस्से से दाऊद को घूरा था। उसे मालूम था उसे फूल कितने पसंद है और गजरों में तो उसकी जान बसती है। उसी घूरी को इग्नोर करते हुए उसने लड़के को इशारे से अपनी तरफ बुलाया था। वह गजरे खरीदकर वो उसके दरमियान खाली जगह पर रख चुका था। तहज़ीब का दिल भर आया। तहज़ीब ने खुद गजरे खरीदने थे, चाहे भैया को मैं को भी मना कर दिया, खुद भी नहीं लेकर देते, मैं खुद ले लूँगी। उसने बड़बड़ाहट लाते हुए शीशे की सिमत हाथ बढ़ाए। दाऊद ने दरमियान में ही उसका हाथ पकड़ लिया। लड़के को सर से इशारे से मना करते दाऊद ने शीशा ऊपर कर दिया। तहज़ीब ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते मुँह खिड़की की जानब को लिया। इस्लामाबाद मोटरवे से पहले वो लोग रास्ते में स्टे के लिए इकट्ठे रुके थे। वो चारों गाड़ी से उतर गए। खाने की मेज़ पर अभी तक दाऊद और तहज़ीब नहीं आए थे। परी ने गजरे बैग से निकालते हुज़ैफ़ा के सामने रखे। क्या हुआ, तुम्हें तो गजरे बहुत पसंद है, पहने क्यों नहीं? उसने हैरानगी से परी की जानब देखा। हुज़ैफ़ा, आपको नहीं पता, अफ़सानों में हीरो हीरोइन उनको अपने हाथों से गजरे पहनाता है। वो सब पर हाथ मारती रह गई। परी कितनी दफ़ा बताऊँगी, अफ़सानी दुनिया हकीकत में भी ईमान भी होती है। मुस्कुराहट तो उससे गजरे पहनाने लगा। मुझे तो नहीं लगता तो कुछ ड्रामों में तो हीरोइन पर जान मार देता है। अब एक आपने गजरे लेकर भी दिए तो वो भी खुद ही कहकर पहनवा रही हो। वो नाक सुकेर कर बोली। परी एक लाभ वाली अफ़सानी दुनिया में जीने वाली नादान सी लड़की थी। तो कुछ ड्रामे देखना और नॉवेल्स पढ़ना उसका पसंदीदा विषय था। वो ज़्यादा किसी से फ्री नहीं होती थी। बस उसकी फैमिली के इर्द-गिर्द ही उसकी ज़िंदगी की गद्दी करती थी। उसके ख्वाबों में एक प्रिंस चार्मिंग हमेशा रहता था, जो उसका हाथ थाम कर उसे ज़िंदगी की जुगनू से विश्वास करवाए। वो महाराणा की तरह जली बनी किसी आलियान का इंतज़ार करती थी। वो मामा की तरह किसी सरार को नखरे दिखाना चाहती थी। वो हया बनी किसी जहाँ की हिफाज़त चाहती थी। वो हुरैन बनी किसी मुज़म्मिल का अपने साथ साया की तरह रहना चाहती थी। ज़ुमर बनी किसी फारिस से नोक-झोंक करना चाहती थी, लेकिन उसका ज़हन ज़्यादा था ये सब अफ़सानी किरदारें। लेकिन वो अपने हमसफ़र में सब की झलकियाँ चाहती थी। वो एक नावल की दीवानी मस्तानी सी लड़की थी जिसे दुनिया के झमेलों से कोई सरकार नहीं थी। उसकी अम्मी उसकी डाँट और फलाई चप्पलें भी उसे होनी ख्वाबों से जगा नहीं सकीं। वो हर दुआ में अपना अच्छा नसीब मांगती थी। जब यूनिट के आगाज़ में उसने नमाज़ के बाद दुआ करती अम्मी से अपने लिए
अच्छा केयरिंग माँगने की दुआ का कहा तो वो हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। परी तुम अच्छे केयरिंग की दुआ चाहती हो? हाँ जी अम्मी मैं और इसमें क्या बुराई बताई जब से उनसे पूछती थी बेटा इसमें कोई बुराई नहीं है मगर जब भी दुआ माँगो अपने अच्छे नसीब की माँगो। अल्लाह तुम्हारा वक़्त इतना बुलंद करे कि तुम्हें इन चीज़ों की फ़िक्र ही ला ना ही लाहक ना हो। जब हम अपने अच्छे नसीब की दुआ माँगते हैं तो इसमें हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, ज़िंदगी के सर्द गरम के मुकाबला करने वाला साथी सब कुछ आ जाता है। इस दिन से उसे यकीन था कि उसकी दुआएँ राग़िबा नहीं जाएँगी। जब सच्चे दिल और ईमान से दुआ अल्लाह से माँगो तो अपने बंदे के बेमराद नहीं करता। हुज़ैफ़ा बेशक अफ़सानी किरदारों जैसा नहीं था, लेकिन उसकी चाहत को तरजीह देता था। रिश्ते निभाने को एहसास चाहे होता है, वो एहसास करना जानता था। उसके रिश्तों की खूबसूरती ये थी कि वो एक-दूसरे को समझते थे हमेशा। मैं नहीं की जाती किसी कभी अपने साथी की चाहत को अव्वल रखा जाता है। वो दोनों अपनाए के ज़रिए अपने रिश्ते की दर्जात निभाते थे और अपने साथ-साथ अपने साथी और तकवा को भी पहुँचाते थे। ये अल्फ़ाज़ ही होते हैं जो रिश्तों की उल्फत को मज़ीद खड़ा करते जाते हैं। हुज़ैफ़ा ने बड़ी चाहत से फ़रीद के हाथों में गजरे पहनाए। उसके करीब होते गंभीर लहजे में कहा, आई कॉल यू हनी बिकॉज़ यू आर स्वीट। आई कॉल यू एंजल बिकॉज़ यू आर ब्यूटीफुल। आई कॉल यू बेबी because you are hunger-able. I call you cutie because you are only one I notice. I call you my love because you fill my heart. I call you sunshine because you light up my life. I did love to uh, hear you call me only mine. उसके अंदाज़ पर फ़रीद झिप गई। हुज़ैफ़ा के लब उसके शर्माने पे मुस्कुरा दिए। तहज़ीब अपना बैग गाड़ी में ही भूल गई थी। वो पार्किंग में गाड़ी का पीछा दरवाज़ा खोलती अपना बैग उठाने लगी। जब सीट के दरमियान में गजरों के साथ एक लिफ़ाफ़ा पड़ा था, जिस पर उसका नाम लिखा था। वो लिखने वाले की लिफ़ाई पे चाहती थी। तहज़ीब ने उसे उठाते खोल दिया था। इफ क्वेश्चनिंग वुड मेक अस वाइज़, नॉट आइज़ वुड एवर गेज़ इन आइज़ इन इफ ऑल आवर टेल वर टोल्ड इन स्पीच, नो माउथ वुड वंडर ईच टू ईच। गजरे पर खत पड़ते उसका दिमाग भनक से उड़ा था। वो क्या समझती रही थी? क्या कोई वाक़ई दाऊद जैसा अड़ियल शख़्स से ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी करवा सकता है? क्या उसके घरवाले का पैगाम दाऊद की रज़ामंदी से आया है? कितना गहरा इंकशाफ़ इस भूरे रंग की आँखों वाली लड़की पर हो रहे थे। आज तहज़ीब ने ग्रे लेंस नहीं लगाए हुए थे। वो खत थामे गुमसुम सी बैठी थी जब किसी ने वो उसके सामने मैंगो शेक किया। तहज़ीब ने बगैर उसके एक लफ्ज़ कहे उसे थामे मुँह से लगा लिया। मुझे वाक़ई इसकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। वो शुक्रिया वो दाऊद की तरफ चेहरा मुस्कुराकर बोली थी, मेरा नहीं ख़्याल जिस रिश्ते में हम बंधने वाले हैं वहाँ किसी शुक्रिया की ज़रूरत है। अब मुझे तुम्हारी हर बहस के बाद तुम्हें मैंगो शेक लाकर देना पड़ेगा ताकि तुम मुझसे मज़ीद उलझो और सिर्फ़ मुझी से ही उलझो और चुड़ैल मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट तहज़ीब हमज़ा को बहुत अच्छी लगी थी। इस्लामाबाद में सुकून के बादल छाए हुए थे। ट्रैफ़िक के बायस वो अपनी मंज़िल पर पहुँचने में काफ़ी देर हो चुकी थी। दाऊद अब आ भी चुका और ट्रैफ़िक में फँसा हुआ हूँ तो सीधी तरह बता कहाँ है? मुझे तो लगता है ऑफ़िस में ही फाइल्स में सर दिए बैठा है। फ़ौरन उठा और इधर पहुँचे 2 मिनट में अब्रिश के फाड़ खाने वाले अंदाज़ पर दाऊद ने फ़ोन का ज़रा कान से हटाया। मैं चौक से सड़क पर नहीं ठहरा, वाक़ई में रास्ते में हूँ। तुझे यकीन नहीं तो दफ़ा वो फ़ोन रख, मैं पहुँच रहा हूँ। दाऊद के जवाब अब्रिश फ़ोन रखता हुज़ैफ़ा की जानिब मुड़ा, कंधे उपचाकर रह गया। इन चारों को आधा घंटा हो गया था दाऊद का इंतज़ार करते हुए। हुज़ैफ़ा की जानिब से शादी की तारीख़ की डेट के लिए अब्रिश ने सबको राज़ी किया था। फ़रियाल चेक मुज़फ़्फ़र की जानिब से शादी की ट्रीट के लिए अब शम्स ने उन सबको राज़ी कर दिया था। फ़रियाल चखते हुए तहज़ीब से कहने लगी, बाबा वक़्त के बहुत पाबंद रहे हैं, जबकि दाऊद भाई का शुक्र अल्लाह की ही हाफ़िज़ है, हर जगह टाइमिंग है। एक मरतबा मुझे कॉलेज से लेने आए भाई काफ़ी देर से आए थे और वो अपना नया कारोबार सेट करने में मसरूफ़ थे। पहले जब यूनी में होते थे तो मुझे वक़्त पर लेते थे। फ़री हाथ हिलाकर तहज़ीब के कॉलेज का वाक़या बयान कर रही थी। गेट से निकलते फ़री ने ठान ली थी कि आज तो गुस्सा दिखाना है। वो बाइक के करीब आते ज़रा तेज़ से कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसके लहजे में दाऊद ने तिरछी नज़रों से देखते जवाब में उससे भी ज़्यादा तेज़ रही में वालेकुम सलाम कहा था। दाऊद ने उसके बैठते ही बाइक स्टार्ट कर दी। फ़री की इसके गुस्से से भरे लहजे में मज़ीद रौब झाड़ने की हिम्मत नहीं रही। मेन रोड पर पहुँचकर वो खुद ही बोला, इतना हुक्का सलाम क्यों चढ़ा था? दाऊद के सरसरी अंदाज़ पर फ़री का जी तो चाहा पीछे से भाई के बाल पकड़ ले, लेकिन मरती क्या ना करती। भाई था वो भी बड़ा, वो बहनों पर जान देने वाले भाई से तो वो बस नावज़ में ही मिलते थे। असल में तो उसका सड़ू मोड़ी भाई रोब ही झाड़ता था। घर जाकर अगर मैं बाबा जानी के सामने बैठकर बस टस में ना भाए भाई और आपकी बाबा जानी से शामत ना लाई तो मेरा नाम भी फ़रियाल हाज़िम नहीं। दिल में मनसूबा बनाती हूँ, मुँह बसोड़कर दाऊद से कहने लगी, आप रोज़ लेट लेने आते हैं। मेरी दोस्त का भाई छुट्टी के वक़्त भाई खड़ा होता है। आप हैं कि मुझे रोज़ 5 मिनट इंतज़ार करवाते हैं। सड़क पर तेज़ी से बाइक उड़ाते दाऊद के जवाब ने उसके सारे गुस्से को जाग की तरह बैठा दिया। फ़री मैं फ़ारिग नहीं बैठा होता। जो मलका आलिया क्लास से बाहर कदम निकाले हो तो सवारी उनके इंतज़ार में खड़ी हो और तुम्हारी दोस्त के भाई का इस वक़्त काम नहीं होता होगा या वो फ़ारिग होता होगा। दाऊद ने बाइक घर के सामने रोकी। फ़री की बात के इख्तिताम पर तहज़ीब की हँसी गूंजी थी। फ़िलहाल उससे बुरी कभी उन्होंने तुम्हारी नहीं की होगी। वो हँसी जा रही थी। अरे मैं भी उन्हीं की छोटी बहन थी। मैं रात को बाबा जान के सामने ऐसे मुँह बसोड़ कर रोई कि भाई रोज़ टाइम पर लेने आते थे। परी ने अपनी हरकत पर खुद को शाबाशी दी। ज़िंदगी में हर बात का पर वेला नहीं करते। बहुत से काम हमारी मंशा के खिलाफ होते हैं, लेकिन हम इंसान तो होते ही बेसब्र हैं। जब हम खुद परफेक्ट नहीं है तो सामने वाले से ऐसी परफेक्शन क्यों चाहते हैं? ये दुनिया इंसान की है, यहाँ रिपोर्ट्स नहीं बनते। जो पलक झपके वो काम हो गया। खुद को ज़्यादा इंतज़ार और सब्र की आदत डालो, क्योंकि ज़िंदगी में हर वक्त हमारी नहीं चलती और जब बर्दाश्त करना पड़े तो जान पर बन जाती है। कुछ चीज़ें ऐसा प्रोसेस से होती हैं और उनके लिए बर्दाश्त का फैक्टर अपनी लाइफ में लाना लाजम है। खैर भाई की असल कदर तो मुझे यूनी में जाकर हुई, जब पॉइंट के ज़रिए दोपहर को थका कर जब कर घर आती थी। पहले कितना अच्छा था भाई, बाइक पर कॉलेज से लेते और सीधा घर, लेकिन जब अकेली खुद आना पड़ा तो मालूम हुआ भाई का होना ज़िंदगी में किसी नेमत से कम नहीं। वो एक सरियल से, लेकिन मेरा भाई मुझे हर शय से प्रोटेक्ट करता था और कभी इसके होते मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। मेरे आधे से ज़्यादा मसले तो मेरे भाई को बताकर ही भूल भाल जाती थी और वो उनका काम जाने उनका काम जाने। तहज़ीब मंगो जूस पी थी। फ़री की बात पर मुस्कुराई थी। भाई किसी मेहरबान रखत की तरह होता है जो खुद धूप में झुलसता है, अपनी बहन को अपने साए में ज़माने की तरह अच्छी बुरी हर शय से बचा कर रखता है। कभी चाहत का इज़हार नहीं करता, लेकिन उसके हर अमल से अपनाई झलकती है। फ़री उसकी बात से इत्तेफ़ाक़ करती थी। वो लोग विंडो शॉपिंग की गर्ज से माल की अपनी मंजिल पर आ गईं। फ़री की नज़र में स्याह फ़राक
आई जिसकी आसीने और गले पर नफीस सफेद मोतियों का काम हुआ था। हुज़ैफ़ा उसकी पसंद पर वो फ्रॉक खरीद रहा था जब फरी ने उसके कान में सरगोशी थी। उसकी बात पर हुज़ैफ़ा ने सर उठाकर सामने मौजूद जोड़े पर नज़र डाली। आप उधर क्यों देख रहे हैं? उन्हें शक होगा जैसे हम उनके ही बारे में गुसगुसा कर रहे हैं। फ़ियाल ने उसका बाजू खींचते तनवीया की, तो क्या हम नहीं कर रहे? उसने आईब्रो खिंचाए अपनी नादान बेगम की तरफ देखा। वो शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहा था और एक आँख में अपनी बीवी को एक फूल की सूखी टहनी नहीं लाकर दी। लड़की के हाथ में थामे सफ़ेद गुलाब देखते फरी ने शोर से चिल्ला, "फरी, तुमने सूखी टहनी क्या करनी है? वो अनजान बना था, वो इसकी गर्लफ्रेंड है। चाहे 10 दफ़ा गुलदस्ते पेश करे, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। मैं रोज़ सुबह शाम मोहब्बत का इज़हार नहीं करता, लेकिन हमारे रिश्ते की वफ़ा और चाहत का अंदाज़ा मैं तुम्हें रोज़ अपने अमल से करवाता हूँ।" नवीं लहजे में कहते उसने फरी की नाक दबाई। उसका अंदाज़ पर फरी सेकंड में सुर्ख हो गई थी। गुलाबी लिबास में सुर्ख पड़ते चेहरे पर हया की लाली सजाए वो उसके सीधा दिल में उतर रही थी। मर्द की आधी वफ़ा ज़ुबान पर और आधी वफ़ा उसके अमल से झलकती है। औरत को अपने शौहर की वफ़ा के सिवा किसी शय की तमन्ना नहीं होती। मर्द की दी हुई तवज्जो औरत को निखारती है। रात को घर लौटने पर मैच और खबरें देखते अपना वक़्त गुज़र करने वाले मर्द बीवी की दिन भर की वारदात सुनते चिढ़ते हैं या उन्हें झपकर चुप करवा देते हैं। उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि बीवी का बेहतरीन दोस्त उसका शौहर ही होता है। वो शौहर को दिल का हाथ नहीं बताएगी तो किससे से कहेगी? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ को फ़ोन मिलाकर वो दिल खोल लेगी। लेकिन जब साथी लान-तान करने लगे तो दिल की ख्वाहिशात दम तोड़ने लगती है। हुज़ैफ़ा का उसकी पसंद की साया फ्रॉक खरीदने पर फरी का चेहरा खिल उठा था। वो मुस्कुराती हुई तहज़ीब की जानिब आई जो सरसरी अंदाज़ में चीज़ें देखती थी। तहज़ीब ये कपल ऑफ़िशियल नहीं है। फरी अभी तक इसी जोड़े की ताक में थी। जाओ तुम इनका नकाब पढ़वा कर ये नेक काम कर लो। अब शम ने नाक से मक्खी उड़ाई। मुझे तो इसकी बीवी लग रही है। तहज़ीब ने उसकी नज़र की जानिब नज़र घुमाई। बेगम के इतने नखरे सिर्फ़ कहानियों में ही मर्द उठाते हैं। फरी की सुई वहीं अटकी होती। कहानियों में प्रिंस चार्मिंग अक्सर वाइटी मर्द ही होते हैं। तुम कैसे ये कह सकती हो कि एक वफ़ादार मर्द अपनी बीवी के नखरे नहीं उठाता? मोहब्बत हर हाल में चाहिए। बहार हो या ख़ज़ां, वक़्त अपने साथी पर सायादार दरख़्त की तरह अपनी ज़ात से उसे राहत बख्शने का नाम है। जब मौसमी तूफ़ान मियाँ बीवी के रिश्ते पर अंदाज़ होते हैं तो यकीन के पौधे को दोनों साथी अपने दिलो जान से बेचते हैं। हर रिश्ता एहसास और तवज्जो तलब करता है। और मैं तुम्हारे नखरे नहीं उठाता। वो आख़िर में बिगड़ा था। हुज़ैफ़ा की गुस्से से तनी हुई नाज़ुक नाक देखते फरी को उस पर रच कर प्यार आया। वो आगे बढ़ी, उसका बाजू थाम पेमान से बोली, "मैं आपकी बात नहीं कर रही। आप तो मेरी ज़िंदगी में महाबरकत बहार की नुईद लाने वाले मेरे हुरा है।" उसके अंदाज़ पर हुज़ैफ़ा की हँसी आ गई, जबकि इन तीनों की हँसी पर वो चिढ़ गई। मैं तो इस पलटी आदमी की बात कर रही हूँ। कन्फर्म लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में है। वो आँखें तिरछी किए उन्हें घूरने लगी। इस शख्स ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। अब वो बिना परमिट के तो नहीं होगा। तहज़ीब ने लॉजिक भी लगाई थी। मेरी जान, आए दिन लाइफ़लाइन रॉन्ग नंबर में तब्दील होती है। तुम किस दुनिया में जी रही हो? तहज़ीब ने उसकी बात पर ताज्जुब से सराहा। फरी की मुसलसल इसी सिमत नज़र पर उस शख्स ने चौंक कर फरी की जानब देखा। हुज़ैफ़ा का ध्यान इसी जानब था। उस आदमी की इस हरकत पर गुस्सा चढ़ा। इधर मेरी तरफ देखकर बात करो। फरी को पकड़कर अपनी तरफ उसका चेहरा मोड़ते वो सहूलत से गोया हुआ चीप इंसान अब इधर ही देख रहा है। तहज़ीब ने नाक सुखेड़ी। तुम दोनों को किसने कहा है कि उन्हें घूरने को? बेचारी की महबूबा पहले ही नहीं मान रही। अब्रश जूस पी रहा था। तहज़ीब आओ उसकी बात पक्की करके आए। फरी उसका बाजू थामती उनकी जानिब बढ़ने लगी। जब हुज़ैफ़ा ने उसका बाजू से पकड़े रोका, फरी दिमाग ठीक है, उसकी बीवी होगी। वो चिढ़ा था, मैं भी साबित कर देती हूँ। पक्का लड़की को बेवकूफ़ बना रहे। फरी के अंदर का जासूसी कीड़ा जागा। ख्याल मेरा सबूत ना आज़माओ। नावल्स ने तुम्हारा दिमाग हला हुआ है। मैं तुम्हें किसी पराए मर्द के मत्थे नहीं लगने दूँगा। बेशक वो उसका मामूम भाई चाहो या सौतेला चाचा लगता हो तुम्हें। हमें क्या चुप करके खड़ी रहूँ इधर ही उसके तेवर देखने वाले थे। आप मेरे नावल्स को दरमियान में मत लाएँ। इधर कोई बीवी के लाड उठाने के दावे कर रहा है। फरी की उतरी हुई शक्ल पर वो ज़रा नरम पड़ा था। ड्रामेबाज़ अबशर ने मुस्कुराई दबाई। फरी और तहज़ीब के पीछे ही वो दोनों भी करीब ही आकर खड़े हुए थे। अल्लाह अल्लाह अकबर, मेरी बहन की गैर मशरूत वफ़ा की रज़ियाँ उड़ाते हुए यहाँ अपनी महबूबा के लाड पूरे किए जा रहे हैं। फ़रियाल अफ़सोस से इस जोड़े के सर पर पहुँच कर दहाई देते तहज़ीब का कंधा हिला रही थी। एक्सक्यूज़ मी, आपको लड़के ने आईब्रो क़यामत तो आज ही आने वाली है। तौबा तौबा, अपनी इकलौती बीवी मेरी इस बहन को पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब्रश ने उसकी अदाकारी पर कहकर ज़ब्त करने को मुँह दूसरी जानिब मोड़ लिया। वो इनसे ज़रा हट कर खड़ा था। अंजम, ये लड़की क्या कह रही है? तुम्हारी बीवी? लड़की ने दिल पर हाथ रखा था। कहीं उसे हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला? तहज़ीब ने फरी के कान में सरगोशी की, प्यारी अपना रास्ता नापो और चलती बनो। मेरा बहनोई एक नंबर का चौसी आदमी है। बीवी पर जुल्म करता है, जुआ खेलता है। घर का खर्चा भी हमारी अम्मी के पैसों से तक बेटी का घर चलाती रही। बेचारी बीमार पड़ी तो उनकी दवाइयाँ इजाज़त ना देती उसे रकम दे भेजने की, तो अब बीवी को हमारी दहलीज पर छोड़ गया है। वो पक्का आपका आज उनका ब्रेक अप करवाने वाली थी। फरी की बातों पर तहज़ीब का दिल काँपा था। अंजम, ये लड़की क्या बकवास कर रही है? लड़की की डाँट पर फ़रियाल का दिल धड़का था, कहीं वो ज़्यादा तो नहीं कर गई? वाह! ये मेरा यकीन करो, मैं इन्हें नहीं जानता, बल्कि मैं तो उन्हें आज पहली मर्तबा देख रहा हूँ। उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोले। अब अपनी महबूबा से छुपा रहे हो? फरी तहज़ीब को पकड़े तो यकीन से बोली, ये आपकी बीवी है? लड़की ने उसकी बात पर रोते हुए आगे बढ़ते लड़के को ज़ोर से थप्पड़ रसद किया। मुझे शर्म आ रही है, तुम जैसे घटिया शख्स से मेरी शादी हुई है। जो चेहरा हाथों में छिपाती फूट पर रोती फ़रियाल। तहज़ीब ने एक झटके से चेहरा उठाया। अब्रश और हनीफ़ा तेज़ी से उनकी सिमत मोड़े। लड़की ने उसके सरों पर बम ही फोड़ा था। लड़के ने ज़ब्त से उस चलती ज़बान वाली लड़की को घूरा और उसकी तरफ मुड़ता गोया, अच्छा तो ये मेरी बीवी है। फ़रियाल ने तहज़ीब का बाजू पकड़ा। लड़का 2 कदम आगे बढ़ा। अगर ये मेरी बीवी है तो मैं इसे साथ लेकर जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बीवियाँ अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। लड़के ने गुस्से में सुर्ख़ पड़ते चेहरे से कहा। उसकी बीवी ने बहुत दुःख से तहज़ीब की जानिब देखा। तहज़ीब सख्ती से फरी को थामे हुए थी। नहीं, घर आना, अब बात बड़ों के सामने होगी। वो निकलने लगी जब वो उनके रास्ते में आया। ऐसे कैसे मेरी बीवी को ले जा सकती हो? तहज़ीब उसके तेवर देखेगा खाते फ़ौरन वो उसके परस की ज़ंजीर थामे आगे बढ़ा। अपनी बहन की बातों में मत आओ, मैं अपने पीछे रोइए की माज़रत चाहता हूँ। आखिर को मेरी बीवी हो, मुझे एक मौका नहीं दोगी? इस शख्स की शक्ल वहाँ मौजूद तीनों लड़कियों को ज़हर लगी थी। भाड़ में जाएँ आप और आपकी बीवी को रो देने को थी फरी। चलो, वो चारों वहाँ से निकलने थे कि जब लड़का उसके रास्ते में आकर ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? मिस्टर साइड पर हटो। अब्रश और हनीफ़ा की मुदाख़लत पर वो मज़ीद फैला था। तहज़ीब चलने लगी। जब लड़का तेज़ी से उसकी जानिब हाथ बढ़ाते उसकी कलाई थामने वाला था, तभी किसी ने उसका बाजू सख्ती से पकड़े तहज़ीब से झटक कर दूर किया था। दाऊद ने अपने बाजू की ओर में तहज़ीब को करते जाराना अंदाज़ में लड़के को देखा। ये क्या बदतमीज़ी मैं कर रहा हूँ या ये लड़कियाँ? अगर ये गाली मेरी बीवी है तो तुम सबको
उसे मेरे सामने भेजने पर क्यों आग लग रही है? लड़का तहज़ीब की जानब हाथ बढ़ा रहा था। दाऊद का गुस्सा बस यहीं तक था। बीवी माय फुट। दाऊद ने मुक्का सीधा लड़के के जबड़े पर रगड़ किया था। उसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने वाले तुम हो कौन? दाऊद ने उसका जवाबी थप्पड़ रोकते उसका बाजू मुड़वा था। यार छोड़ दे मिस, मसला हो जाएगा। अब्रश उसकी सिमत बढ़ा था। तुम्हें क्यों इतनी मिर्चें लग रही हैं? मेरी बीवी है ना, मैं गाली दूँ या पलकों पे बैठाऊँ? लड़का तुमसा अंदाज में बोला। दाऊद ने ज़ोर से अपना सर उसके सर पर मारा। वो उसे मज़ीद पैंच मारने लगा जब तहज़ीब उसका बाजू खींचते थामे दाऊद मत करें प्लीज़। वो रोने लगी। हुज़ैफ़ा अब्रश ने उन्हें चढ़ावा था। लोग जमा होते उससे पहले फरियाद हनीफ़ा को खींचती बाहर भागी। तहज़ीब और अब्रश ने दाऊद को बाजुओं से खींचते अपने साथ लिया। वो लड़का पीछे उन्हें बातें सुनाता अपनी बीवी की जानिब बढ़ा जो रोने का शुक्र फरमा रही थी। पार्टी में आकर गाड़ी रोकते दाऊद ने गुस्से से उन्हें देखा। ये क्या घटिया हरकत थी? वो तेज़ लहजे में बोला। तहज़ीब बहन चुप कर जाओ वरना ये अजीब आदमी अपनी बहन समेत हम सबको गाड़ी से बाहर फेंक देगा। अब्रश की बेचारगी शक्ल पर तहज़ीब ने आंसू पहुंचे और दाऊद दुल्ला पीछे ड्राइविंग कर रहा था। रेस्टोरेंट की पुरसकून फ़ज़ा में खाना खाते चारों नफूस दाऊद की तरफ से होने वाली गिलास के मुंतज़िर थे। खाना सूरत से खाया गया। ये क्या हरकत थी गधे? जितना तुम लोगों का कद है लेकिन हरकतें बच्चों वाली हैं। होता कोई बदतमीज़ एक लगाता और ले जाता साथ में। क्या कर लेती तुम? और तुम दोनों ने इन्हें ये फ़ज़ूल एडवेंचर करने दिया। अब्रश का आइसक्रीम खाता हाथ फ़ज़ा में रुक गया। वो टक टक दाऊद की तरफ देख रहा था। मत देख ऐसे ऐसे मेरी बहन सामने बैठी है। हनीफ़ा ने मुस्कुराहट ज़ब्त करते अब्रश को कंधा मारा था। यार सारे बस रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। हुज़ैफ़ा ने उसे नॉर्मल करना चाहा। अच्छा कुछ होने का इंतज़ार कर रहे थे इन दिनों से तो मुझे कोई अक्लमंदी की उम्मीद नहीं। तुम ज़रा अच्छा अपना भेजा चला लेते। दाऊद की पोतों का रुख उसकी तरफ सरू तो चुप कर। ऐसे ही कुछ हो जाता हम उसके साथ ही थे। अब्रश ने उसे इमोशनल करना चाहा। बिल्कुल नज़र आ रहा था मुझे किसका इतना बेहुदा आइडिया था ये बीवी वाला। उसने सीने पर हाथ बांधे कुर्सी की पूरी से टेक लगाए। बारी बारी इन चारों की बसूती शक्ल देखी थी। अब क्या गोली मारेगा? मेरी बहन किसी की बीवी नहीं, बस एक मजाक था। हुज़ैफ़ा ने उसे आंखें दिखाई। बस कंफर्म हो गया मेरी बहन ही चली थी। अच्छी भाभी होने का फ़र्ज़ निभाने ज़्यादा ही जल्दी है। नंद से जान छुड़ाने की मुझे बता देना होता हम आज ही निकाह पढ़वा देते। दाऊद समझ गया था हुज़ैफ़ा इतनी हमायत अब्रश की तो करने से रहा किससे? इस लड़के से या तुमसे? अब्रश की बात पर तहज़ीब को चुत लगा था। तहज़ीब के नारंगी दुपट्टे के हाले में लिपटे चेहरे पर उसके नाम पर तेज़ी से गुलाबी होते गाल लेकिन दाऊद के लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट रेंगी। उसके गालों की लोहें गुलाबी पड़ी। वो आंखें बंद करती मुर्ख मोड़ गई कहीं कोई उसका चेहरा न पढ़ ले। लेकिन सामने मौजूद शख्स उसका हर रंग पहचानता था। तुम्हारी बहन है ये मोहतरमा तुम्हारी बहन है ये मोहतरमा अपनी ज़िद के सामने किसी की नहीं चलने देती। इतना क्यों भड़क रहा है? और फ़िक्र ना कर अपनी बहन का फ़र्ज़ मैं अदा कर सकता हूँ। हुज़ैफ़ा ने फ़री का दावा किया और तहज़ीब की ज़िम्मेदारी वो सँभालता था। फ़िलहाल तुम फ़री को कुछ कहकर मेरा ही नुकसान करोगे। खुद तो रोमियो साहब निकल जाओगे। बीवी के नखरे मुझे उठाने पड़ेंगे। हुज़ैफ़ा के अंदाज़ पर फ़री ने उसे कहा जाने वाली नज़रों से घूरा। हमें तो आगे लगाए रखती थी। तुमसे संभल जाए तो तुम्हारा ही मुस्तक़बिल संवर जाएगा वरना तो हालात जिगर तेरे मारे हैं। बहन तो मेरी है लेकिन अब तेरी बीवी है। इसके एडवेंचर तुझे ही मुबारक हों। दाऊद हाथ झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। भैया फ़री ने गुस्से से अब्रश को कहा दफ़ा करो इस अड़ियल को। मेरी बहन लाखों में एक तुम्हारे एडवेंचर तो हमें जन्नत में भी कबूल है। क्यों तहज़ीब? अपने नाम की पुकार उसने उठाया। मुझे नहीं करवाने उसके एडवेंचर। आप अपनी अपनी बेगम को उसकी सहेली बना दीजिएगा। बल्कि आप काफ़ी हैं अब्रश ब्रो। मुझे माफ़ रखें आज दाऊद ना आते तो मुझे तो वो फंटर अपनी ज़बरदस्ती की बीवी बनाकर ले जाता ना। उसके एडवेंचर के चक्कर में मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा किसी दिन। तहज़ीब की चलती ज़बान उसकी कुर्सी के पीछे से आंखें के सामने लहराते हाथ ने रोकी थी। टिश्यू पेपर पर नीले मार्कर से कुछ लिखा था। तहज़ीब ने दाऊद के हाथ से उसे थामे फ़ौरन उसे अब्रश की गिरफ्त से दूर हटाया खींचने को उठा था। टेक इट ईज़ी मैं घर मेरे होते हुए तुमसे कोई ज़बरदस्ती क्या? तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। जस्ट रिलैक्स। हाथ से स्माइल बनाई हुई थी। क्या है मुझे दिखाओ। तुम्हें धमकाया तो नहीं था? अब्रश और दाऊद को घूरते हुए तहज़ीब से बोला जी नहीं जी ऐसा कुछ नहीं। उसने बैग में टिश्यू रखते चेहरा उठाकर अपनी कुर्सी के पीछे खड़े मेहरबान शख्स को मुस्कुरा कर देखा था। उसकी एक मुस्कुराहट पर दाऊद का मूड खुशगवार हो गया था। मेहंदी रंग की कमीज़ और सफ़ेद ट्राउज़र में मलबूस तहज़ीब टेरेस में बैठी न जाने की सोच में उलझी थी जब किसी ने उसके सामने चुटकी बजाई। दाऊद ने काफ़ी का पाप उड़ाता मगर उसकी जानिब बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए पकड़ लिया। सुना है फ़री की तरह तुम्हें भी नॉवेल्स का बहुत क्रेज़ है। एक टांग फर्श पर टिकाए दूसरी आधी तिरछी करके दीवार के साथ लगाए लॉन की सिमत नज़रें किए खड़ा था। कह सकते हैं वो मुस्कुराई थी तभी उसने दाऊद की नज़रों की सिमत देखा। वो नीचे देख रहा था। निगाहें तिरछी करते उसने लॉन में देखा फ़री के हमरा उसकी कज़न लॉन में बैठी हुई थी। तहज़ीब ने नाक स्क्वेट काफ़ी का मग पटके बाहर का रुख किया। काफ़ी तो पी लो उसने आवाज़ लगाई। मैंने तो बस इतनी ही पीनी थी। बिना पलटे जवाब दिया। मुझे कंपनी नहीं दे दो। दाऊद के कहने पर वो जलकर बोली जिस कज़न को फुर्सत से देख रहे थे उसी से कंपनी भी ले लो। दाऊद ने मुस्कुराहट दबाई। कोई जल रहा है वो उसके करीब आता बोला कोई जला देगा। तहज़ीब ने उसका हाथ झटका था। थोड़ी सी काफ़ी दाऊद के हाथ पर गिरी। तहज़ीब उसकी शरारत मुस्कुराहट देख चुकी थी। दाऊद बुलबुलाया अच्छा हो गया। वो मुस्कुराई। बहुत ज़ालिम चुड़ैल हो तुम। वो मुस्नुई खुफ़ी से बोला। जैसी भी हूँ आपकी हूँ रवानगी में कहकर पलटी जब उसके दुपट्टे का पल्लू थामे। दाऊद की बात पर उसे अपनी बेख्तियारी का एहसास हुआ। अच्छा मुझे तो लगा चुड़ैल इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैं तो नीचे लॉन्च में जा रहा काफ़ी के लिए किसी हसीना की कंपनी में मिल जाएगी। हसीना की कंपनी में मुँह में बड़बड़ाई। मेरा दुपट्टा छोड़ दीजिए एवें आपकी हसीना नाराज़ ना हो जाए। हसीना की खैर है चुड़ैल नहीं रुकनी चाहिए। दाऊद ने उसके दुपट्टे का किनारा छोड़ दिया और वो मुस्कुराते हुए पलटी। हसीना के मतलब सोचेगा भी नहीं वरना इस्लामाबाद के सबसे बुलंद पहाड़ के से फेंक आऊँगी। चमकी आंखों में वो उसका मान लिए हुए थी। कैसे उस हसीना को सीने पर बाजू लपेटे हुए उसे फुर्सत देकर नहीं जी इस बेवफा को दाऊद के सीने पर दिल की जगह उंगली से दस्तक देते हुए इत्मीनान से बोली थी। बैठ का आंसू बहाने की बजाय खुद के लिए स्टैंड ले। खुद की बेकदरी करने वाले के पाँव की धूल बनकर ज़िंदगी नहीं गुजारनी जा सकती। उससे आप खुद को ज़हनी अज़ियत देंगे। साथ ही वफादार होना चाहिए वरना तन्हा ज़िंदगी भी अच्छी गुजर जाती है।
दाऊद गहरी नज़रों से उसे देखता मुतमैन था। वो तहज़ीब का यही रूप देखना चाहता था। वो उसे अपने लिए स्टैंड लेना सिखाना चाहता था। वो जो किसी की बेवसाखी के बगैर ज़िंदगी के जुनून थामे का हौसला रखती हो, जो सफ़र में गिरे तो उठकर चलकर वापस दौड़ना जानती हो, जिसका हक उससे कोई ना छीन सके, जो किसी की खुद पर बेजा हाकमियत बर्दाश्त न करे और जो खुद की ज़हनी हालत का ज़हनी सेहत का बहुत ख्याल रखे। जो मुस्कुराई तो उसकी कलकलाहट से ज़िंदगी के जुगनू महकने लगे। अपनी तहज़ीब के इस रूप को देखकर उसका दिल पुरस्कुन हो गया था। उसकी तहज़ीब ज़िंदगी के जुगनू उसके संग बहुत अपनी मुट्ठी में ले चुकी थी। ज़िंदगी गुजारने के लिए वफ़ादार साथी मिल जाए तो ज़िंदगी के जुगनू जगमगाने लगते हैं। ख़त्म शुद्ध बहुत ही अच्छा नावल था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नावल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। लाइक नहीं करता, कोई भी लाइक नहीं करता, सारे ही खड़ूस हैं। तो लाइक भी किया करें, ठीक है? और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।